It's not yet 6 p.m. चलो चलो चलो, please join everyone. And Vaishali, the question bank you will receive it. The first 2 chapters I have uploaded the PDF on the Google Drive. तो आपको Google Drive पे पहले 2-3 चैप्टर्स का आई विल गिव, प्लीज डोंट वरी, क्योंकि काफी बच्चों ने आज और कल में रजिस्टर किया, तो आपको 2-3 दिन लगेंगे क्वेश्चन बैंक आने में. बैलेंस स्टूडेंट्स, प्लीज फटाफट से एक बार चैट पे आना. जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है वो प्लीज चैट पे ही रहना. मैं यूट्यूब साथ साथ नहीं देख पाऊंगा पूरे टाइम. ठीक है, चलो वी विल स्टार्ट. गिव मी 1 minute. या नाउ प्लीज चेक, एम आई ऑडिबल विजिबल? एक बार प्लीज मुझे दोबारा कंफर्मेशन दो. वैशाली, अश्मिता, श्रीलता, निवाथा, किसी के कोई चैट में, या नाउ आई थिंक आई वुड बी विजिबल एंड ऑडिबल प्रॉपरली. किसी का कोई चैट बॉक्स नहीं चल रहा था तो अब चेक कर लो. शुभांगी, ठीक है, मैं एक बार जस्ट यूट्यूब चेक कर रहा हूं. ओके, यूट्यूब इज गोइंग ऑन वेल. ठीक है, सो वी विल बी स्टार्टिंग. राधे राधे शुभांगी. चलो लेट्स स्टार्ट. आ जाओ. यस, सो हाय एवरीवन एंड वार्म वेलकम टू अवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ CA फाइनल IDT प्रैक्टिस बैच. ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन. प्रशांत, स्नेहा, ध्यान, अश्मिता, निवाथा, शुभांगी, निवांशु, नरेंद्र, मिताक्षा. यस, हेलो हेलो हेलो. आपके जो भी क्वेरीज है अभी हम लेंगे. मैं स्टार्ट में आपको इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें बताऊंगा. शिवी, वेलकम वेलकम. मैं जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स, आई विल डिस्कस द स्कोप. हालांकि कल हमने जूम के मीटिंग में सारा कुछ डिस्कस किया था, बट स्टिल वी विल डू इट अगेन, डोंट वरी. ओके, तो सुनो एक बार. What you are going to expect out of this practice batch? See, this is targeted for September 25 attempt. Okay, अब बहुत बार आपका क्या रहता है कि सर हमने ना क्लासेस कर ली है, या तो पुरानी हुई है या तो रिसेंटली हुई है, बट हमारी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई है, और मे बी देयर इज अ लैक ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स दैट वी फेस्ड इन May 25 एग्जाम्स. ओके, मेजॉरिटी क्राउड हमारा वो वाला है. नाउ इन दिस बैच वी आर गोइंग टू टारगेट all the handpicked questions from the PTP, RTP, MTPs, whatever I cover in the regular batch also. बराबर? तो रेगुलर बैच में जो जो हम क्वेश्चंस उठाते हैं, I will pick those in this batch, plus there will be some new questions that I am going to form. ये न्यू क्वेश्चंस जो है ये छोटे ट्रू एंड फॉल्स 1 मार्कर MCQ फॉर्म में आएंगे टू टारगेट छोटे छोटे अनटेस्टेड एरियाज एंड अमेंडमेंट्स पोर्शन. अमेंडमेंट्स पोर्शन को भी हम इसके अंदर टारगेट करेंगे. हर चैप्टर में 10 से 12 नए सवाल आपको मिलेंगे. बराबर? उसके सिवाय जैसे जो भी चैप्टर हमारा उस फोकस में रहेगा, आई विल बी गिविंग यू अ शेड्यूल. आज आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा, सप्लाई का मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप पे डाल दिया था. तो वॉट एवर द चैप्टर वी आर गोइंग टू पिक, उसमें भी कुछ 2-4 ऐसी चीजें रहती है कि यार एक बार ना ये कवर कर लो मेरे साथ. ये सारा होने के बाद you will know what all important points have been asked in the exam and what all you need to revise. और सर बचा हुआ हमारा जो रिवीजन है वो आपको ऑब्वियसली बिफोर द बैच आप एक बार खुद करोगे, so that you are able to solve the questions in the class, and after that whenever you revise you can refer to the revision lectures. आपका टाइम बहुत कम हो जाएगा क्योंकि कंसेप्ट्स का एप्लीकेशन आपने ऑलरेडी सीखा है. ठीक है? यस, बराबर. शेड्यूल मैं आपको दूंगा, प्लीज डोंट वरी, मैं आपको शेड्यूल दूंगा. एक बेसिक 2 दिन का शेड्यूल आपको पहले मिल जाएगा ताकि वो चैप्टर्स आप रिवाइज करके रखो एंड गलतियां करो इसके अंदर.
यू डू मिस्टेक्स, यू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग, और जितने भी क्वेश्चन है आपको प्लीज यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सारा में भी आप चैट बॉक्स में ना लिख पाओ चलेगा, लेकिन आपका एक रजिस्टर बनेगा, आपको कुछ भी और मेंटेन नहीं करना, आपको अपना एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसके अंदर यू विल बी सॉल्विंग दोस क्वेश्चंस, एंड कहीं पे भी गलती हुआ यू विल नोट इट डाउन, मतलब आपको वो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम यू विल रिमेंबर। क्वेश्चन बैंक, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉन फॉर द बैच विद द क्वेश्चन बैंक ओनली। यस, ये आपको मिला होगा, नहीं आया तो डिस्पैच हो गया है, आपको मिल जाएगा 2-4 दिन में, यू विल गेट इट। दिस कंपाइल्स क्वेश्चंस फ्रॉम द आईसीएस स्टडी मटेरियल, बैक क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यूज प्लस आरटीपीज प्लस एमटीपीज। ठीक है, नए वाले अटेम्प्ट के लिए सर एमटीपी आरटीपी वो सब यूट्यूब पे मिलेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप इसमें से एस्टिमेट कर सकते हो। 31 जुलाई तक वी विल बी इन टच, लगा तो 2-4 दिन आगे ही लेके जाऊंगा, कुछ और नई चीजें कराऊंगा। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग जस्ट 2 मिनट आपका मुझे बस सिटी बता दो कहां से हो, जस्ट टू गेट एन आइडिया कौन कौन कहां से ज्वाइन कर रहा है। कल वैसे जूम मीटिंग में मिले थे बट ये बात नहीं हो पाई थी। हनी, वैशाली, शिवी, प्रशांत, स्नेहा, एक बार फटाफट से फ्रॉम विच स्टेट सिटी यू आर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम, और फिर मैं अपना भी बता दूंगा। एंड एकदम रिलैक्स्ड रहना, बहुत सिंपल है आईडीटी। आईडीटी में वी आर गोइंग टू टारगेट 70 वेरी इजीली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप मेरे हिसाब से चलते रहना, जो मैं बोल रहा हूं जैसा मैं बोल रहा हूं। एंड हाँ, एक मॉक टेस्ट है भाई आपका इंक्लूडेड इसके अंदर, 1 फुल मॉक टेस्ट दैट आई एम गोइंग टू सेट, and it will be completely checked by team of rankers who know what needs to be given to the ICI, वो आपको चेक करके मिलेगा, it is included in this price, तो आपको कुछ अलग नहीं करना। यस, हैदराबाद, दिल्ली, ओके, कर्नाटका, मुजफ्फरनगर, मुंबई, हैदराबाद से काफी बच्चे हैं, बुलंदशहर, फरीदाबाद हरियाणा, भोपाल, आगरा, पटना, गुरमन, आई नो यू, यस आई रिमेंबर, राजस्थान, ओके प्रशांत, चेन्नई, ओके, क्वाइट डाइवर्स क्राउड, बहुत सारी सिटीज कवर हो गई है, कोलकाता, वेरी गुड। पुणे का कोई है क्या, क्योंकि मैं पुणे से पढ़ा रहा हूं, तो मिठाई लेके पुणे में कौन आने वाला है मेरे पास। गुजरात, भोपाल, सतीश तिवारी, वेलकम वेलकम। आज सिर्फ सप्लाई करना है तो रिलैक्स रहो, थोड़ा एक दूसरे को जान के बैच के बारे में समझेंगे एंड सप्लाई भी हम स्टार्ट करेंगे। केरला, वेरी गुड, काफी सारी सिटीज से है, पुणे का कोई नहीं है क्या। कल्याण, ओके, वृषाली, चलो ठीक है, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से हैं, वेलकम वेलकम टू दिस बैच। सो एज आई टोल्ड 70 प्लस का टारगेट लेके आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं अब, है ना। आपको चैट बॉक्स और ये फेमिलराइज हो गया है, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सर आप हमें समय देंगे क्या, मैं आपको 30 सेकेंड से 1 मिनट का समय दूंगा एक क्वेश्चन रीड करने के बाद। आपको अपने नोटबुक में लिखना है, आपको स्क्रिबल करना है, ये ऐसे नहीं बैठना है हाँ सर बताओ, नहीं, आपका हाथ चलते रहना चाहिए, सब कुछ चैट बॉक्स में मत लिखो, बट यू हैव टू डू इट इन योर रजिस्टर एंड इंश्योर कि आपके आंसर्स कैसे मैच हो रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, चलो आ जाओ, आई विल वेट फॉर दैट स्नेहा। यस यस, चलो आओ। सो वी आर स्टार्टिंग विद अवर चैप्टर नंबर 1 सप्लाई। डेफिनेशंस का अलग से कोई ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनते, आई हैव पुट इन सम इन द न्यू पीडीएफ जो हम न्यू क्वेश्चंस का बनाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस, 3 2 1, चलो आ जाओ, गेट इनटू द जोन। हमारे पास बहुत टाइम नहीं है कि हम इधर उधर की बातें हम बीच बीच में कर लेंगे ब्रेक में। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, सत्यमेव प्रिंटर्स इज अ प्रिंटिंग हाउस registered under GST. It receives an order for printing 5,000 copies of a book on yoga and meditation authored by a well-known yoga guru. The content of the book is to be provided by the yoga guru to Satyameva printers. It is agreed that Satyameva printers will use its own paper to print the said books. You are required to determine the rate of GST applicable on supply of printed books by Satyameva printers, assuming the rate of GST applicable on services is 18 and the GST applicable on supply of goods is 12%. सर्विसेज का अलग रेट है, गुड्स का अलग रेट है। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, काइंडली रिव्यू दिस वेरी वेरी क्विकली एंड टेल मी व्हाट योर आंसर विल बी। टेल मी व्हाट योर आंसर विल बी। आप इसको 12% की तरफ लेके जाओगे, 18%। कंक्लूजन मुझे चैट बॉक्स में चाहिए फटाफट से। बाकी पेपर राइटिंग की चिंता मत करो, सब हटा दूंगा मैं। राइट नाउ फोकस ऑन एनालिसिस एंड कंक्लूजन।
अब एक बच्चा कह रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स, एक का है 18%। बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, आप इसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे? क्योंकि प्रिंटिंग सर्विस भी लग रही है, लेकिन उसके अंदर मैं अपना पेपर भी तो दे रहा हूं। बच्चे लिख रहे 18 और 12, कैसे? अब देखो दो आंसर्स आ रहे हैं ना। अंडरस्टैंड वन थिंग, इन द केस ऑफ प्रिंटिंग हम क्या करते हैं, हम भागते हैं फटाफट से सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज की तरफ। अरे सबसे पहले तुम्हें पेपर में ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जनाब प्रिंटिंग के अंदर इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई। सो योर स्टेप नंबर 1 विल बी टू स्टेट द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। क्या होती है सर कॉम्पोजिट सप्लाई? जिसके अंदर देर इज अ नेचुरल बंडल, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाईज इन दैट बंडल विच इज नेचुरल। और उसका टैक्सेशन कैसे होता है? इट डिपेंड्स कि हम उसको गुड्स की तरफ लेके जाएंगे या सर्विसेज। कैसे? व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। तो उसके अंदर हमें प्रीडोमिनेंट एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। पेपर में क्या करेंगे, सीधा गुड्स और सर्विसेज की तरफ लेके जाएंगे, इट विल बी रॉन्ग। आपको पहले इसको कॉम्पोजिट सप्लाई बनाना पड़ेगा। कॉम्पोजिट सप्लाई में वी हैव टू ट्राई टू फाइंड व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई। हम लेकिन एनालाइज नहीं करते ये। तो आपको पहले ढूंढना है इसमें से प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। प्रिंसिपल सप्लाई क्या होती है? प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इसके अंदर क्या है, गुड्स है या सर्विस? बोलो ना। यस, नाउ सी, इसके अंदर कंटेंट उन्होंने मुझे दिया और मैंने प्रिंटिंग सर्विस करके दी। इन्होंने कंटेंट दिया, मैंने प्रिंटिंग सर्विस करके दी। दो केसेस होते हैं सर, या तो फॉर एग्जांपल लोगो दे दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बुक ले लो, मैंने अभी ये पीडीएफ प्रिंट करवाई, मैंने अपने प्रिंटर को कंटेंट दिया। मेरा प्रिंटर है वरुण, वरुण ने बोला सर आप हमें कंटेंट दे दो, हम आपको प्रिंट करके दे देंगे। तो क्या उसने मुझे ये वाली क्वेश्चन बैंक सेल करी है? क्या उसने मुझे ये वाली क्वेश्चन बैंक सेल करी है? आंसर इज नो, ये वाली क्वेश्चन बैंक सेल नहीं करी है, उसने मुझे प्रिंटिंग की सर्विस दी है। सो दिस इज अ केस ऑफ सर्विसेज, बिकॉज सर्विस इज अ प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। सर्विस इज अ प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। तो सर्विसेज का रेट आपको इसके अंदर पिक करना पड़ेगा, 12% नहीं 18%। लेकिन सर अगर मैं बोलूंगा वरुण को कि भाई सुन ना, मैं तेरे को एस वाली में क्लासेस का लोगो दूंगा या मैं तेरे को बीबी वर्चुअल्स का लोगो दूंगा, उसको नैपकिन्स और इस पेन के ऊपर प्रिंट करके मेरे को दे दे, तो इसमें उसने मुझे प्रिंटिंग सर्विस नहीं दी, ये बेचा है। बिकॉज इन दैट केस द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट विल बी गुड्स नॉट सर्विसेज। तो सीधा जम मत करना, पहले बताना कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है। सेक्शन नंबर 230 नहीं याद रहा, इट्स फाइन, बट एटलीस्ट यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई में ढूंढना होता है प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब होता है प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। डेफिनेशन रट्टा नहीं मारना, ये कीवर्ड्स डाल देना पेपर में। और सर इसका टैक्सेशन कैसे होता है ये भी लिखना पड़ेगा। कॉम्पोजिट सप्लाई का टैक्सेशन इज द सेम एज पर द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। तो इस केस में वो सर्विस है, इसीलिए मैं सर्विसेज का रेट लगाऊंगा, दैट इज 18%। इज दिस क्लियर एवरीवन? इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए सर आइए। In case of transactions 1 and 2, determine whether the amounts received are liable to GST and explain briefly the statutory provisions. आपके सामने दो केस है। पहला, ABC Limited, a registered bank, recovered check discounting charges of 5250 from a customer. चेक डिस्काउंटिंग, अब अपने पास लिख के रखना, ये सब कुछ चैट पे मत डालो, इट्स फाइन। चेक डिस्काउंटिंग क्या मेरी टैक्सेबल होएगी? अब यहां पे ना सर दो अल्टरनेटिव व्यू बन सकता है। इन्होंने शब्द क्या यूज किया है? चेक डिस्काउंटिंग चार्जेस। नाउ इज इट डायरेक्टली द डिस्काउंट अमाउंट और इट इज चार्जेस विथ रिस्पेक्ट टू चेक डिस्काउंटिंग? सर ये क्या बोल रहे हो? सुनो ना, डिस्काउंट अगर अर्न किया है तो इंटरेस्ट और डिस्काउंट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, चैप्टर नंबर 4 एग्जेम्पशन। लेकिन अगर ये चार्जेस आपने सप्लीमेंट्री लगाए हैं चेक डिस्काउंटिंग के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका टैक्सेशन में चला जाएगा और आपको ये दोनों ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू पेपर में देने पड़ेंगे। यू हैव टू टेक वन अजम्पशन। इफ यू अज्यूम कि ये डिस्काउंटिंग के रिस्पेक्ट में चार्ज है तो आप इसको टैक्स लगाओ, और अगर आप इसको चेक डिस्काउंटिंग का अमाउंट बोलते हो, दैट इज द इनकम लाइक इंटरेस्ट, then in that case it is not chargeable to GST. नेक्स्ट, आंसर नहीं देखना आपको, मुझे स्क्रीन पूरा दिखाना पड़ेगा ढंग से देखने के लिए। टी लिमिटेड, अ डीलर इन एयर कंडीशनर, सप्लाइज ईच यूनिट एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 पर यूनिट।
He also has an EMI scheme where the customer can take delivery of AC on monthly EMI of 10,500 payable in 3 installments. And T Limited charges 600 extra for any delay in payment of monthly installment, and this amount was recovered from Venkat customer for delay in payment of second installment. इसको मारो गोली, तुम सीधा ऐसे समझो मेरे साथ, आओ ये हैंड रिटन नोट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो जो हम समझेंगे, ठीक है। सीधा ऐसे देखो, मैं हूं शॉपकीपर, ठीक है। वैशाली सीए बनने के बाद अभी आप सब सितंबर में तो चार्टर्ड बन जाओगे ना, तो फिर आपका मन करेगा सर एक बढ़िया सा फोन खरीदते हैं, तो आप मेरे पास आए कि सर एक बढ़िया सा फोन बेच दो। तो मैंने कहा ठीक है, आईफोन तब तक 17 आ गया होगा, आप मेरे से आईफोन 17 खरीदना, ठीक है। तो वैशाली ने मेरे से आईफोन 17 खरीद लिया, मैंने इसको आईफोन सेल किया, कितने का, 1,50,000 का। वैशाली ने बोला सर इसका ईएमआई करा दो, तो ठीक है ईएमआई करा देते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ईएमआई कराया, लेट से मंथली 10,000 का ईएमआई बना, मंथली इंस्टॉलमेंट, और इसके अंदर देयर इज अ क्लॉज दैट इफ वैशाली डिफॉल्ट्स इन एनी अमाउंट देन इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल। सिमिलर एक केस बनाते हैं, सेकेंड केस में एग्जैक्टली सेम हुआ, वैशाली ने आईफोन खरीदा, लेकिन इस बार उसने जो लोन लिया है वो बजाज फाइनेंस से लिया है, और उसने मुझे पूरा पे कर दिया। यहां पे भी वही वाली बात लिखी है कि उस ईएमआई पे इंटरेस्ट लगेगा। माय क्वेश्चन इज, इन पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 देयर इज इंटरेस्ट, क्या इन इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा? ये मेरा केस नंबर 1 है और ये मेरा केस नंबर 2 है, तो इसमें से कौन से वाले इंटरेस्ट विल बी अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई? पार्ट नंबर 1, नॉट पार्ट नंबर 2। क्यों? पार्ट नंबर 2 में एक थर्ड पार्टी ने पैसा दिया है, और पैसा कमाने के अगेंस्ट जो भी इंटरेस्ट लगता है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीएसटी, वो एग्जिम्पशन में चला जाता है। लेकिन यहां पे जब आप सप्लायर से ही डील करते हो, जब आप सप्लायर से ही वो चीज ईएमआई में कन्वर्ट करवा रहे हो एंड यू आर पेइंग इंटरेस्ट, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। ये किसने बोला? ये सेक्शन 15(2)(d) ने भी बोला है, चैप्टर नंबर 6 में ये 15(2)(d) ने भी बोला है, और ये एग्जांपल आपके आईसीए मटेरियल का है। अब यही बात आप यहां पे लगाओ फटाफट कि कस्टमर है जिसने ईएमआई बनवाई थी, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? आंसर इज यस, इट विल बी टैक्सेबल। आंसर इज इट विल बी टैक्सेबल। अलग से मैं पैसा दे रहा हूं तुम्हें और उसका इंटरेस्ट कमा रहा हूं, लेकिन यहां पे मैंने माल बेचा और उसके डीले के ऊपर इंटरेस्ट कमाया। वैल्यूएशन में एक सवाल भी है ऐसा, ठीक है। चलो एक बार यहां तक मुझे प्लीज कंफर्मेशन ड्रॉप करोगे, भी पहली क्लास है ना, आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए? आप अपने आप पे लिख के कर रहे हो, चीजें रिवाइज, कम गलतियां ठीक हो रही है? जितने बच्चे एटलीस्ट चैट पे मुझे फटाफट से कंफर्म करो प्लीज। यस प्लीज क्विकली। निवेदिता यस, एक बार मैं बस पहले एक बार मांग रहा हूं क्योंकि अभी पहला है। शुभांगी, स्नेहा, हाँ हनी, इंटरेस्ट अगर मैंने आपको माल बेचा या मैंने आपको कोई सर्विस दी उसके रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन। एक बार हनी चैप्टर नंबर 6 में जाओ, मेरी बुक है तो मेरी, किसी और की बुक है तो किसी और की, उसमें 15(2)(d) चेक करना। लेकिन अगर हनी मैं आपको सिर्फ पैसा दे रहा हूं, आई एम जस्ट एक्सटेंडिंग द लोन और डिपॉजिट एंड आई एम अर्निंग इंटरेस्ट आउट ऑफ यू, इट इज अ पार्ट ऑफ एग्जेम्पशंस चैप्टर, एंट्री नंबर 27। यस ठीक है हनी। और फिर भी डाउट रहे ना, सुनना, फिर भी डाउट रहे क्योंकि यहां पे हमारा एक पेज चलेगा, हाथों हाथ उसको टेलीग्राम के हमारे प्राइवेट चैनल पे डाल दो, आई विल क्लैरिफाई। ऑडियो नोट भी डाल सकते हो। चलो आ जाओ। सुदामा एसोसिएट्स रजिस्टर्ड सप्लायर डिस्पोजेस द कंप्यूटर ओन्ड बाय द बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। दिमाग में ना सर एक घंटी बज जानी चाहिए, जहां पे भी मेरे को विदाउट कंसिडरेशन दिखेगा ना, वहां पे मेरा दिमाग जाएगा शेड्यूल नंबर 1 की तरफ, और जब शेड्यूल नंबर 1 की तरफ दिमाग जाएगा तो मेरे सामने आएंगे उसके 4 पैराग्राफ्स। सर पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 आपके दिमाग में ब्लूप्रिंट बन जाना चाहिए। पार्ट नंबर 1 में इट डील्स विद द परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच आईटीसी इज टेकन। तो यहां पे जब मैं ढूंढूंगा विदाउट कंसिडरेशन तो पैराग्राफ नंबर 1 लग सकता है, सिर्फ पैराग्राफ नंबर 2 लग सकता है क्या? वहां पे रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन का केस आता है।
यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहे, बस डिस्पोजेस बोला है, और डिस्पोजेस पैराग्राफ नंबर 1 में यूज होता भी है, पैराग्राफ 3 में प्रिंसिपल एजेंट, पैराग्राफ नंबर 4 इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो बचा पैराग्राफ नंबर 1। अब मेरी नजर क्या ढूंढेगी, आईटीसी लिया या नहीं लिया, नॉट क्लेम्ड आईटीसी, तो मैं क्या डालूंगा, शेड्यूल नंबर 1 का रेफरेंस। 7(1)(c) का डाल सकते हो, 7(1)(c) शेड्यूल नंबर 1 को वैलिडिटी देता है। देखो शेड्यूल क्या है ना, छोटा भाई है, तो छोटे भाई को कहीं पे लेके जाने के लिए बड़ा भाई कहता है कि हाँ वो आएगा मेरे साथ, तो इट जस्ट गिव्स अ वैलिडिटी टू शेड्यूल कि हाँ वो शेड्यूल 1 के साथ इसको रीड कर लेना। शेड्यूल 1 का मेन रेफरेंस दे क्या होगा तब भी काम चल जाएगा। कीवर्ड देख लेना, द सप्लाई विल बी देयर ओनली इफ आईटीसी वाज अवेल्ड। क्यों, निर्मला ताई ने क्या बोला, आईटीसी लिया तो फिर तुमने इसको सेल नहीं किया ना, तुमने कंसिडरेशन नहीं लगाया, तो हमारा नुकसान हो गया। अरे हमने तुमको आईटीसी क्यों दिया था, जीएसटी को वैल्यू एडिशन टैक्स बनाने के लिए, कि तुम आईटीसी लेके माइनस करो और आउटपुट टैक्स के ऊपर टैक्स लगाओ, मतलब आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर टैक्स लगाओ और उसमें से आईटीसी माइनस करो। अब तुम वहां पे आउटवर्ड सप्लाई पे तुम कंसिडरेशन ही नहीं लगा रहे, तो फिर हमारा आईटीसी जो है वो वेस्ट हो जाएगा, तो यू बिकम इट अ डीम सप्लाई, आप इसको डीम सप्लाई बनाएंगे। समझ में आया। यहां पे बहुत प्यारी चीज खेली जा सकती है, पता है क्या, आईसी आपके साथ क्या खेलेगा, आप खेलने मत देना। आईसीआई ऐसा कोई सप्लाई दे देगा जिसके ऊपर द क्रेडिट इज ब्लॉक्ड, तो वो आपको एक्सप्लिसिटली ये नहीं बोलेगा कि मैंने आईटीसी नहीं क्लेम किया, लेकिन मैं आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकता, और फिर बोलेंगे आउटवर्ड की तरफ कंसिडरेशन है या नहीं है, वॉट एवर इट इज। बट बच्चा पे क्या ढूंढेगा पेपर में, सर आईटीसी के बारे में नहीं दिया था, अरे इनडायरेक्टली दिया था ना, सो इफ इट इज अ ब्लॉट क्रेडिट आई कैन नॉट टेक आईटीसी, तो रीजनेबली अज्यूम किया जाएगा कि मैंने आईटीसी नहीं लिया, और आईटीसी नहीं लिया तो बिना कंसिडरेशन शेड्यूल नंबर 1 नहीं लगेगा। समझे आप, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। अच्छा सर, कॉस्ट और प्रॉफिट पेट्रोलियम का मैं कंसेप्ट एक ही बारे में आपको बता देता हूं, सुनो। दो टर्म्स आपके पेपर में डायरेक्ट आएंगी, चांसेस है किसी एडजस्टमेंट में आ जाए। एक आता है वर्ड कॉस्ट पेट्रोलियम, एक आता है वर्ड प्रॉफिट पेट्रोलियम। सिंपल सी बात है, अडानी साहब को काम करना था, मोदी सरकार ने इनको दे दिया एक कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस दिया कि भाई तुम जाके वहां पे नेचुरल रिसोर्सेस को ट्राई टू डिग अप एंड ट्राई टू फाइंड ऑयल। ऑयल एक ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। और उसके बदले में अगर तुम्हारा कोई ऑयल वॉयल वहां पे निकला, कुछ भी निकला, तो उसमें से तुम हमें प्रॉफिट शेयरिंग दे देना। दैट प्रॉफिट शेयरिंग इज अगेंस्ट गवर्नमेंट्स लाइसेंस। यहां पे दो टर्म्स आती है, कॉस्ट पेट्रोलियम और प्रॉफिट पेट्रोलियम। कॉस्ट पेट्रोलियम इज नथिंग बट रिकवरी ऑफ एक्सपेंस विच मिस्टर अडानी डिड फॉर हिमसेल्फ। अडानी साहब ने अपने ही बिजनेस के लिए, अपने ही फायदे के लिए वहां पे खर्चा किया कि कल को ऑयल मिलेगा तो अपन बेचेंगे, तो दिस इज नॉट अ सप्लाई टू एनीवन। ये तो खुद के लिए किया भाई, ये तो खुद के लिए किया। मैं पढ़ाने के लिए कुछ रीड कर रहा हूं, कुछ समझ रहा हूं, ये मैं खुद के लिए कर रहा हूं, मैं किसी और को नहीं पढ़ा रहा। अगर मैं घर पे बैठ के खुद रीडिंग कर रहा हूं तो। एंड व्हाट इज प्रॉफिट पेट्रोलियम, अगर इसमें से कोई एक शेयर ऑफ प्रॉफिट जा रहा है गवर्नमेंट को, क्यों गवर्नमेंट को जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तुम्हें लाइसेंस दिया ना, तो क्या ये सप्लाई है। प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, दिस इज अ सप्लाई। मेनी स्टूडेंट्स राइट प्रॉफिट पेट्रोलियम इज नॉट अ सप्लाई, नो, रॉन्ग। प्रॉफिट पेट्रोलियम इज अ सप्लाई बट इट इज एग्जेम्प्ट। इफ यू से इट इज नॉट अ सप्लाई, आपका कंक्लूजन सही है कि जीएसटी नहीं लग रहा, लेकिन जाने का तरीका गलत है। तो अगर आप ये बोलोगे कि सप्लाई नहीं है इसलिए जीएसटी नहीं लग रहा, गलत। बोलो सप्लाई है। क्यों सप्लाई है, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के सारे पैरामीटर्स इसके अंदर फुलफिल हो रहे हैं। इज देयर अ सप्लायर, यस, मोदी गवर्नमेंट इज द सप्लायर। What is the supply? It is a supply of service of giving the license to go and explore the oil. And is there a consideration? Yes, there is a consideration. Profit petroleum is given, share of profit is given, but it is exempt. समझ में आया, पेपर में लिख लोगे, यही दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, बाकी सवाल में कुछ नहीं है। आओ, अंगद प्राइवेट लिमिटेड is engaged in the business of distribution of construction material. As an incentive, Angad Private Limited pays an amount of 75,000 to its employees upon achieving a specified sales target. जाके अच्छे से माल बेचो, हम आपको इंसेंटिव देंगे एम्प्लॉइज को 75,000 का। इंसेंटिव is a part of salary of employees and applicable tax deducted at source as per the relevant tax provision.
companies of the view that GST is not leviable on such incentive, whether the view taken is correct, yes or no. Give me the conclusion. Is this incentive liable to GST, yes or no? क्या इस इंसेंटिव पे जीएसटी लगेगा, हाँ या ना? बताओ. यस, क्विकली. बोलो. आउटसाइड नेगेटिव, नो जीएसटी, नॉट लायबल, नॉट लायबल, नॉट लायबल, नॉट लायबल. अच्छा, एक किसी स्टूडेंट का है कि सर पहले कंसेप्ट बता दो फिर क्वेश्चन. नहीं पॉसिबल. कोई शुगर कोट नहीं करूंगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन में नया कंसेप्ट है. तो मैं सारा कंसेप्ट रिवाइज करके यहां पे जाऊंगा तो अपने को 100 घंटा लगेगा. वो इस बैच में हम नहीं करने वाले. वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. तो सुनना मेरी बात सारे बच्चे. एम्प्लॉइज के रिस्पेक्ट में आपको दो चीजें ध्यान देनी है, स्ट्रक्चर दिमाग में रख लो. एक वर्ड होता है इंसेंटिव और एक वर्ड होता है गिफ्ट. इंसेंटिव इज जनरली एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इट इज लिंक्ड टू वॉट एवर द एम्प्लॉय इज गिविंग मी द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, and whatever the services of employee are in the course of employment, they are excluded from the supply via schedule number 3 paragraph number 1. But gift is never a part of contract unless specified otherwise by the question. यार गिफ्ट क्या होता है? वॉलेंट्री पेमेंट होती है. मैं अपने एम्प्लॉय को बोलूंगा ना कि भाई तेरी सैलरी ये, तेरा इंसेंटिव ये है. मैं गिफ्ट थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दूंगा. गिफ्ट तो आ गया, चलो दिवाली आ गई, पैसा अच्छा था, एक फोन गिफ्ट कर दिया मैंने, आईफोन. सो गिफ्ट इज नेवर अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो ये शेड्यूल नंबर 3 में नहीं जाएगा. लेकिन इंडिया में एम्प्लॉयज को गिफ्ट दिया जाता है. हेंस कम्स द लिमिट ऑफ 50,000 पर एम्प्लॉई पर फाइनेंशियल ईयर गिवन इन पैराग्राफ नंबर 2 शेड्यूल नंबर 1. क्योंकि इस 50,000 के जो गिफ्ट जा रहे हैं उसके अगेंस्ट एम्प्लॉय क्या कर रहा है? सर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए 50,000 का लिमिट देना पड़ा. और आपके एडजस्टमेंट में आएगा कि सपोज 60,000 का फोन दिया, जीएसटी लगेगा. लेकिन अगर इंसेंटिव दिया, जीएसटी नहीं लगेगा. तो इंसेंटिव और गिफ्ट के शब्दों पे आपको पेपर में ध्यान देना पड़ेगा. इन दिस केस इट इज एन इंसेंटिव, हेंस इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ गिफ्ट, सो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जीएसटी. शेड्यूल 3 का रेफरेंस दे सकते हो क्योंकि इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट. यस, और क्लियरली यहां पे एक कीवर्ड है हमारे लिए पेपर में, इंसेंटिव इज अ पार्ट ऑफ सैलरी. पार्ट ऑफ सैलरी मतलब पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. चलो आगे आओ. XYZ कंसल्टेंसी registered in Bangalore supplies technical consulting services to its clients. It has been providing technical services to BA Limited Mumbai since past 2 years. Consideration is settled by BA assignment wise. ठीक है, XYZ काम करता है, BA उसको पैसा देता है. BA paid 37 lakh to this XYZ consultancy on 10 January for XYZ agreeing not to provide similar services to any other business entity in India or abroad for next 8 years. तो BA का कॉल आया XYZ को कि भाई 37 lakh rupees I am going to pay. Do not give these services to any other business entity in India or abroad, वरना हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा. तो XYZ ने आके आपसे पूछा कि सर मेरे हिसाब से तो ये जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए. 37 लाख इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स. टेल मी, इज दिस लाइबल टू टैक्स, यस और नो? सर हमने सबने पढ़ा हुआ है पैराग्राफ नंबर 5 शेड्यूल नंबर 2 that agreeing to refrain something is a service. लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस क्या दिमाग में रखनी है, पेपर में चाहिए मुझे कंडीशन. पहली कंडीशन है एग्रीमेंट होना मांगता है, और दूसरी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं थी इनको, पैरामीटर ऑफ सप्लाई होता है अपने आप में कंसिडरेशन. तो इज दिस लायबल टू टैक्स? यस. लेकिन सर बात ना मुझे कुछ और लेके जानी है. It may be noted that BA Limited is not ready to pay any further amount to this XYZ in addition to the amount already agreed. What do you mean by this? What is the implication of this line?
Now the BA says that I am not going to pay anything apart from 37 lakh. What is the implication? How you are going to use this particular line in the answer of the question? Correct. 37 lakh will be considered as inclusive of GST if I consider the rate as 18%, 37 lakh divided by 118%. Very good Gurman. This will be gross up मानेंगे हम, इसको डिवाइड बाय 118 करेंगे. क्यों? क्योंकि XYZ ने BA को कॉल किया कि BA एक काम कर 37 लाख के ऊपर और पे कर दे 18%. उसने बोला भाई मैं कुछ नहीं देने वाला, तुम हैंडल करो. सो 37 लाख इंक्लूड्स द GST अमाउंट डिवाइडेड बाय 118%. अगर आप पेपर में ये करके नहीं आओगे ना तो ICAI बोलेगा मैंने अपना इतना एक लाइन वेस्ट किया, तुमने इसका क्या यूज किया भाई. आई डोंट केयर सजेस्टेड आंसर में दिया नहीं दिया, मुझे चाहिए आपका ये आंसर. हम फुल प्रूफ आंसर देके आएंगे. हम 40-50 वाला एम नहीं कर रहे, हम 70-80-90 वाले एम पे अभी. ठीक है. हाँ स्नेहा, ओके, वेरी गुड. चलो, सो यस द व्यू इज इनकरेक्ट एंड दिस इज अ सर्विस. पैराग्राफ 5 शेड्यूल 2, पैराग्राफ छोड़ दो, पैराग्राफ मत लिखो, शेड्यूल 2 तो लिखो. ऑथर्स नोट में मैंने वो डाल दिया है. ठीक है, आगे आओ. ये वाला नहीं करना, बहुत लॉलीपॉप सवाल है, सिर्फ एक ही कटवा रहा हूं. अच्छा, SLS एवरीवन नोस. आपको 2 पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं. SLS में मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए ही चाहिए कि डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज will not be liable to GST. Why? Because this services is neither goods, this security is neither goods nor services. But in the case of SLS, it is not disposal which is happening, it is lending which is happening. And the securities will be returned for which a separate consideration is being charged. That consideration, lending fees, commission of the intermediary, everything will be liable to GST. ये दो बातें मुझे चाहिए, ये लाइन और ये लाइन जो मैंने यहां पे दे रखी है. ठीक है, ये लिखो. SLS doesn't treat lending of securities as disposal of securities, hence not excluded from the definition of services. Consideration is being charged. तो जो भी उसका फीस है, जो भी कमीशन ऑफ द इंटरमीडियरी है, याद है ना हमारी फिगर क्लास में 3 पार्टीज यहाँ पे इंटरमीडियरी, दैट विल बी लायबल टू GST. ये वाला नहीं करना, बहुत डायरेक्ट है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ. Mohandas International entered into a transaction for import of goods from a vendor located in Italy. Due to financial issues, Mohandas was not in situation to clear the goods for upon the payment of import duty. अरे सामान तो मंगवा लिया, बट पेमेंट, ड्यूटी पेमेंट के लिए अभी हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है. So Mohandas sold the goods to Radhakrishnan Export House by endorsement of title to the goods while the goods were in high seas. हाई सीज में जब वो था तब उसको बेच दिया. एग्रीमेंट फर्दर प्रोवाइडेड मोहनदास इंटरनेशनल शैल परचेज बैक द गुड्स इन फ्यूचर फ्रॉम राधाकृष्ण एक्सपोर्ट हाउस. बाद में जब हमारे पास पैसा आ जाएगा ना तो तुमसे वापस खरीदेंगे हम. डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व्ड अंडर GST लॉ. सर ये तो हमें आता है ना, ये क्या इजी सवाल करा रहे हो. हाई सी के अंडर गुड्स को जब सेल किया जाता है, इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल नंबर 3 एंड इट इज नॉट अ सप्लाई, क्योंकि वो इंडिया का पार्ट ही नहीं बना अभी. हाँ, सबका आ गया, वेरी वेरी गुड. बट यहाँ पे अब देखो, क्वेश्चन रीडिंग ना आर्ट है, मैं आपको अलग अलग जगह दिखाऊंगा. ये यहाँ पे क्या बोला है, कितने बच्चों ने इस पे ध्यान दिया. ट्रांजैक्शंस. So I am not only talking about the sale of goods in the high sea, that I know that this high sea sale is a part of schedule number 3 and not liable to GST. Not liable to GST in what way? You can write it completely that it is not a supply itself. But what about this purchase back transaction? Question is giving you a subtle hint, transactions. तो जब परचेज बैक किया जाएगा तब क्या होगा, GST लगेगा, बिकॉज इट विल बी अ नॉर्मल सेल. तो आप पेपर में ऐसे भी लिखोगे कि दिस परचेज बैक ट्रांजैक्शन विल बी लायबल टू GST. इट इज अ नॉर्मल सप्लाई सेल. मैं इसका जस्ट आपको एक जिस्ट दे देता हूं कैसे होता है. देखो,
ये इंडिया का पोर्ट है, यहां से माल आ रहा था, यहां पे हाई सी में सेल हो गया। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, कस्टम्स में भी यूज होगा। इस हाई सी में जब वो सेल हुआ तो दिस इज नॉट लायबल टू जीएसटी। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन इस केस में जैसे फॉर एग्जांपल मोहनदास ने जिसको भी बेचा है, अब वो जो परचेजर है जब वो यहां पे गुड्स को क्लियर कराएगा, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करके, क्या वहां पे जीएसटी लगेगा? क्या वहां पे जीएसटी लगेगा? आई एम आस्किंग हियर। क्लियरेंस के टाइम पे क्या वो आईजीएसटी पे करेगा? आंसर इज यस। द परचेजर विल पे द आईजीएसटी ऑन इट। और जब वो इन वाले गुड्स को दोबारा इस मोहनदास को इधर नहीं लेके आते, इसको यहीं पे रखते हैं, मोहनदास को जब यहां पे वो सेल करेगा तो यहां पे फिर से जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये नॉर्मल इंडियन ट्रांजैक्शन है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। मजा मा? चल आ जाओ। बस यही मुझे बताना था कि पेपर में थोड़ा सा अपने को क्वेश्चन रीडिंग ध्यान से समझना है। अब सुनो, ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर एक टेनेंसी राइट्स रहते हैं, ठीक है? सिंपल सी बात बता देता हूं आपको। टेनेंसी राइट्स क्या होते हैं? जैसे एक है, देखो, एक होता है यहां पे ओनर, लैंडलॉर्ड, ठीक है, और एक होता है टेनेंट। सिंपल। टेनेंट इसको पे करता है, इसको बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। सर क्या होता है टेनेंसी प्रीमियम? टू अक्वायर टेनेंसी राइट्स, टू डिसाइड कि यहां पे टेनेंट कौन रहेगा, ही वांट्स अ से इन दैट डिसीजन। सिंपल मैनर में समझ रहे हैं अभी? तो प्रीमियम पे करके आई विल गेट अ टेनेंसी राइट, ताकि ये किसी और टेनेंट को यहां पे बिठा सकता है, और उस राइट का, जबकि ओनर ये है बट उस राइट का ही पैसा दे रहा है। बट अंडरस्टैंड दैट इट इज पॉसिबल दैट ओनर कैन ऑल्सो पे टेनेंसी प्रीमियम। व्हाई? Maybe let's say tomorrow the agreement is of 11 months, and after 5 months the owner says that please leave. So for early leaving and for early vacation of the contract, he may pay tenancy premium. Is tenancy premium taxable? Answer is yes. It is very much taxable. It is in kind of service only. So schedule number 2 clarifies as service only. So tenancy premium is taxable. Now one question comes, that in the paper they will write that tenancy premium के ऊपर ना we have already charged the registration charges and stamp duty. तो यहाँ पे क्या लगता है दिल में, यार stamp duty लगी है, registration charge लगा है, मतलब that happens in case of immobile property. Does not matter. That happens because of the local laws, but it does not change the character in my GST context. It is still a supply of service and still it will be considered under GST. And third important point, that sometimes when the tenant is paying a rent, this rent is exempt. There are a separate set of conditions attached that I will cover in exemptions chapter. I will cover one master question on it. That rent is exempt. So if rent is exempt, then this tenancy premium is also exempt. These two will be in the same taxation category, but this will always be taxable that the owner is paying to the tenant. Are you getting it? मैंने आपको बोला है कि मैं कंसेप्ट नहीं कराऊंगा, लेकिन मेरे से नहीं रहा जाएगा, मैं करा दूंगा आपको बीच बीच में कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट वाले। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सेम इस क्वेश्चन में हो रहा था, देयर वाज अ टेनेंसी प्रीमियम। बस अब एक चीज यहां पे गलती क्या होती है मैं बताता हूं। हैप्पी जो है ना, उसने लेट आउट किया पीस को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, और पीस ने आगे किसी को अपने टेनेंसी राइट्स दिए हैं, सरीन को। टेनेंसी प्रीमियम उसने आगे फिर से चार्ज किया। विल दैट टेनेंसी प्रीमियम बी अंडर जीएसटी? आंसर इज यस। वो हमें पता है सर, वो हमें पता है। सी, मिस्टर हैप्पी हैज अ ह्यूज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लोकेटेड एट अ प्राइम लोकेशन इन मुंबई। ओके वैशाली, सी दिस, he has let out the first and second floor to Mr. Peace for residential purposes. Mr. Peace surrenders his tenancy rights. Surrender means he has the tenancy right, but I'm not talking about taxability of it. I'm talking about selling of this tenancy right. Original tenancy right he might have acquired. I'm not talking about that. I'm talking about the subsequent sale that is happening to Mr. Serene for a premium of 10 lakh. Is this taxable? Yes.
And Mr. Serene has also paid applicable stamp duty and registration charges on transfer of tenancy right. I do not care. I don't care. You pay stamp duty, you pay registration charge. We are not going to get confused. GST is applicable. Moreover, Serene has agreed to pay monthly rent of 1 lakh because now he will be the tenant of 1 lakh to Mr. Happy. Here students get confused. That sir, this rent will be exempt. Does not matter. Why? Because Mr. Serene is paying rent to someone else and has paid tenancy premium to someone else. So please don't talk about the exemption of tenancy premium. Had this been a tenancy premium payment by Peace to Happy, where Peace is already paying a rent, exemption की बात हो सकती थी. Confuse मत होना. Again, the question is giving you ample hint. Transactions. So state everything properly. ठीक है? Yes? चलो. This is not very important. Invoice test you already know. Schedule number 1, paragraph number 3. Principal and agent is there. You only have to see, Mr. Agent, are you giving the supply in your own name invoice? If yes, that is a supply, and principal and agent is also supply. If not, the supply is between the principal and the final customer. Invoice test. Just see whether in his own name or not. Nothing else matters. Only the own name condition will apply. Schedule number 1. And wherever you are writing schedule number 1, you can refer 7(1)(c). Is it clear? Yes? Okay. Till this point, I want a quick confirmation from all of you. Are you going good? Are you in the flow? रिवीजन जैसा फील आ रहा है? पहली क्लास से पूछूंगा बीच बीच में. Yes, quickly. शिवी, वैशाली, प्रशांत, अविनाश, थोड़ा सा प्लीज लिखना, क्योंकि क्या आई एम नॉट एबल टू सी योर फेसेस ना. तो गगन, ओके, स्नेहा, ठीक, ऑसम. Shrilata, we will increase the speed. Today is first class. I have to ensure that everyone is on the same page. चलो, ओके, आज आगे. Difference between exempt and zero rated. Please revise this properly. Exempt supply means section number 2, clause 47. It includes 3 supplies. Yes. And zero rated supply is something what? It is export and supply to SEZ unit developer for authorized operation. People do not write authorized operations. Please write. An exempt supply, 3 cases. Nil, wholly exempt, non-taxable. Nil, you don't have to learn. We don't have to learn the tax rates. Exemption from tax, chapter number 4 we study. And non-taxable supply, I will ask this later. I have framed a question on it. Inward supplies are taxed. If I am providing exempt supplies, my inward supplies will be taxed. There is no exemption. But zero rated supply, I get a refund of ITC because the entire chain is tax free. Exempt supply, a calculation will be required under rule number 42, but zero rated it is not required. If I am making export, तो मुझे मेरा रिवर्सल कॉमन रेट का नहीं करना पड़ता. इसलिए आपको याद होगा आईटीसी के रिवीजन में भी हमने क्या लिया था, एग्जेम्प्ट वर्सेस नॉन एग्जेम्प्ट. मैं नॉन एग्जेम्प्ट शब्द बहुत बार यूज करूंगा आईटीसी में. उसका मतलब क्या होता है, नॉन एग्जेम्प्ट मतलब टैक्सेबल प्लस जीरो रेटेड, क्योंकि मुझे जीरो रेटेड में भी आईटीसी का बेनिफिट मिलता है और मैं उसका रिफंड बाद में क्लेम करता हूं. Another difference point, if I am making only exclusive exempt supply, I am not liable for registration. But in zero rated, I am liable for registration because without that, I cannot claim the refund of ITC or IGST paid. I have 2 options in case of export. Yes, documentation in exempt, it is a bill of supply. In zero rated, it is a normal tax invoice, nothing different. Come to next question. Special cases of consideration. This is actually very, very simple. Whenever there is any charitable donation, we have to see whether it is a consideration or not. Only 3 things are to be seen. Is it a philanthropic purpose? Are you giving it to a charitable organization? And are you getting any advertisement in return?
I give 1 lakh rupees to a nearby mandir or a nearby charitable organization and they just make a, उन्होंने एक रूम बनाया छोटा सा मेरे नाम पे या एक बोर्ड पे नाम लिखवाया with best wishes from Mr. सिद्धेश वालिम्बे. I'm not getting any kind of advertisement. I'm not getting anything promotion. बट अगर उसके नीचे उन्होंने डाल दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट आईडीटी टीचर, प्रमोशन मिल गया मेरे को, इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल. तो बस आपको यही देखना है. तो इस वाले केस में भी ऐसा ही हो रहा था. फर्स्ट वाले केस में इट वाज एक रुद्राक्ष कपूर है पब्लिशिंग हाउस के ओनर, उन्होंने कुछ अमाउंट दिया और वहां पे सिर्फ उन्होंने लिखवाया डोनेटेड बाय रुद्राक्ष कपूर इन द मेमोरी ऑफ हिज फादर, नथिंग एल्स. सो इट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज 3 कंडीशंस हैव टू बी चेक्ड. Made to a charitable organization, character of gift or donation, and purpose is philanthropic. No commercial gain. But if this organization writes donated by Rudraksh Publishing House, Ghaziabad, UP, now what was the need of mentioning this? It means it is an advertising. The GST will be applicable. GTA. Many students are always confused in GTA. Understand it once for and all. सबसे पहले ध्यान रखना what is the meaning of GTA. जीटीए का मतलब क्या होता है? जीटीए का मतलब होता है 2 कंडीशन. कंडीशन नंबर 1, सर्विसेज विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. आई एम नॉट राइटिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस. इफ आई से सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स मतलब ट्रांसपोर्टेशन के सिवाय कोई सर्विस नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू. विथ रिस्पेक्ट टू मतलब इसके रिस्पेक्ट में एंसिलरी सर्विसेज भी कवर हो जाएंगी जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, वो सब. एंड सेकेंड, कंसाइनमेंट नोट देना पड़ेगा. कंसाइनमेंट नोट देना पड़ेगा. क्या बात समझ में आ रही है? यस, उसी के ऊपर ये वाला सवाल आता है. देखो, श्याम शर्मा कैरियर्स इज अ जीटीए एंगेज्ड इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड. As per general business practice, it also provides intermediary and ancillary services like loading, unloading, packing, falana in relation to the transportation of goods by road. Is it allowed? Answer is yes. The definition itself allows. With reference to the provisions of GST law, analyze whether such are to be treated as a part of GTA service being composite or mixed supply. It is a composite supply. It will be a natural bundle and where the principal element, that is predominant element, will be the transportation service. And all others will be taxed at the same rate of the predominant element. But if this GTA decides to treat the ancillary part separately and issues a separate invoice, then in that case it will be taxable separately. You have to mention both the things. Is it clear? Is it clear? तो उस केस में वो बंडल बनेगा ही नहीं. अगर आप अलग इनवॉइस देके अलग चार्ज करते हो, वो बंडल कैसे बना? और बंडल ही नहीं बना तो कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई बन ही नहीं सकता. यस, ओके. कंपोजिट और मिक्स दोनों का यहां पे एक रेफरेंस दिया है लीगल प्रोविजंस में. आंसर राइटिंग अभी मैं नहीं डिस्कस कर रहा, वी विल टेक अप ऑन मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे और संडे. अभी पहले समझो सारी चीजें. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. आई एम गोइंग टू गिव यू 1 to 1.5 मिनट्स टू क्विकली रिव्यू फर्स्ट एंड उसके आगे अपना ट्रीटमेंट लिखना है आपको. ठीक है? इन्होंने कुछ सर्विसेज दे रखी है और नीचे रेट दिए हुए हैं. तो आप टैक्स या नॉन टैक्स लिख लो, रेट फिर आप देख लेना अगर आपके पास यू डोंट हैव द बुक और यू डोंट हैव इवन द प्रिंट आउट. ठीक है? आई एम गिविंग यू 1 to 1.5 मिनट्स, क्विकली एनालाइज करो. मैं मैक्स टू मैक्स दिखाता हूं आपको एक साथ. 1 to 5 इज हियर, प्लीज राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. चलो लेट्स स्टार्ट. मिसेस काजल है, ये रजिस्टर्ड सप्लायर है, उनके सप्लाईज हम चेक करेंगे. राजस्थान की है.
Supply of a laptop along with a laptop bag to a customer of Mumbai for 55,000. Very simple. Laptop with a laptop bag is a natural bundle. Predominant element is laptop. laptop का रेट हम लगा देंगे, ठीक है। अब जब इसका आप ब्रैकेट के अंदर you will be giving a brief explanation of the note. So that brief explanation doesn't have to be very detailed. बस डालना this is a composite supply with predominant element being laptop. Perfectionism के चक्कर में 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। Supply of 10,000 kits amounting to rupees 5 lakh to Ram Fancy Store in Kota. Each kit consists of 1 hair oil, 1 beauty soap and 1 hair comb. This is a clear case of mixed supply because this is not a natural bundle. Mixed supply taxation happens as per section number 8 where it will be considered as a supply of highest rate of tax. So oil, soap and comb. Oil, soap and comb, 28% rate will be applied. 100 kits are given free gift to Jaipur customer unrelated on occasion of Mrs. Kajal's birthday. Each kit consists of 1 hair oil and 1 beauty soap. Cost is 35. ITC has not been taken on the goods contained in the kit. अब सर हम क्या करेंगे, हम जल्दबाजी में क्या करेंगे, हायर ऑयल, ये हेयर ऑयल एंड ब्यूटी सोप में से वॉट एवर द हायर रेट इज वी विल अप्लाई। अरे रुक तो जाओ, टैक्सेशन देखने से पहले ये तो चेक करो बेटा जी कि क्या ये सप्लाई है, क्या इज दिस इवन अ सप्लाई। सप्लाई होने के लिए पैरामीटर ऑफ कंसिडरेशन मिसिंग है, और जब पैरामीटर ऑफ कंसिडरेशन मिसिंग होता है तो हमें जाना पड़ता है शेड्यूल नंबर 1 में। शेड्यूल नंबर 1 में पैराग्राफ नंबर 1 में आईटीसी लिया है क्या आपने, डिस्पोजल तो कर रहे हो पर आईटीसी नहीं लिया है। और पैराग्राफ नंबर 2 में क्या ये रिलेटेड लोग है, नो अनरिलेटेड है। पैराग्राफ 3 एंड 4 एप्लीकेबल नहीं है, तो सप्लाई नहीं हुई तो टैक्सेशन काहे लगा रहे हो, नो कंसिडरेशन, यहाँ पे सप्लाई बनेगा ही नहीं। इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द ब्रदर होनली डिपेंडेंट ऑन हर। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब शेड्यूल नंबर 1, सी दिमाग को ना एकदम स्ट्रक्चर थिंकिंग में चलना है। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 में पैराग्राफ 1 2 एनालाइज करो। ब्रदर होनली डिपेंडेंट, रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ फैमिली। फैमिली इज अ पार्ट ऑफ रिलेटेड पर्सन। फैमिली में कौन कौन आता है बताओ, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। डिपेंडेंट हो ना हो, मेरी बीवी 10 लाख रुपए महीना कमाती हो, शी विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। लेकिन जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ब्रदर सिस्टर ऑफ द सेड पर्सन, नॉट द स्पाउस, दे विल बी अ पार्ट ऑफ फैमिली ओनली इफ होनली और मेनली डिपेंडेंट ऑन। तो पेपर में दिया है भाई बहन अच्छे लेवल पे एम्प्लॉई है, कहीं पे डायरेक्टर है, it's a hint that they are not dependent on you, but here dependent. So because they are dependent, they will be a part of family. Because they are family, they will be a part of related person, and because they are related person, here schedule number 1 paragraph number 2 will hit, and whatever this cost 80,000 इसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा इवेंट मैनेजमेंट के रेट का। नेक्स्ट पे आते हैं पार्ट नंबर 5। 1400 chair 100 coolers hired out to function garden Ajmer for 3,30,000 which is exclusive of GST, including the cost of transporting the chair and cooler from Kajal's godown to function garden Ajmer। and because इस चैप्टर में अभी तक आपने GTN इतना नहीं पढ़ा है तो उन्होंने खुद ही दिया, since Mrs. Kajal is not a GTA, transportation service by her are exempt। तो सर हम तो बिल्कुल पेपर में नॉर्मल दिमाग लगाएंगे कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई हम सोचेंगे। And what is the principal element? It is hiring out। हायरिंग आउट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन किया, ट्रांसपोर्टेशन करके हायरिंग आउट नहीं किया है। अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द क्वेश्चन। तो हायरिंग आउट कितने में किया, 3,30,000। इस हायरिंग आउट का रेट आपके पास है 12%, नॉट 5%। प्रीडोमिनेंट एलिमेंट। अब इसके नीचे ना मैंने एक नोट दिया है, क्वेश्चन इज डन, मैंने इसके नीचे एक नोट दिया है विच इज फ्रॉम आईसीएम मटेरियल। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आप अपनी कॉम्पोजिट सप्लाई की अगर डेफिनेशन खोलोगे ना सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 30 में, तो उन्होंने शब्द दिया है इट इज अ कॉम्बिनेशन, जो भी गुड्स सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज, बट उसमें वर्ड यूज किया है टैक्सेबल सप्लाई। द वर्ड दे आर यूजिंग इज टैक्सेबल सप्लाई। दोनों टैक्सेबल सप्लाई मतलब सप्लाईज। बट सर अभी वाला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसके अंदर एक हायरिंग वाला टैक्सेबल है लेकिन दूसरा वाला तो एग्जेम्प्ट है, तो टैक्सेबल सप्लाईज तो दोनों हुई नहीं, एक टैक्सेबल एक एग्जेम्प्ट हुई।
तो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट कैन बी टेकन दैट दिस इज नॉट अ कॉम्पोजिट, बट इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैंने जस्ट आपको बताया क्योंकि मटेरियल में है ये नोट, हम पेपर के लिए यही लगा देंगे, इट इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई एंड यू अप्लाई द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट रेट दैट इज द हायरिंग का रेट। यस, ओके। अच्छा, ये आपको करने की जरूरत नहीं है क्लास में, बहुत इजी सवाल है, मैं जस्ट बता रहा हूं दैट कभी कभार द लैंग्वेज विल गिव यू हिंट एज टू व्हाट इज कॉम्पोजिट एंड व्हाट इज मिक्स्ड। एक्सकवेटर, यहाँ पे कुछ हायरिंग वगैरह चल रही थी, एक्सकवेटर होते हैं ना वो जेसीबी वगैरह के, ऐसे वो ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए, और इसके अंदर उसका ऑपरेटर होता है, तो वो बोल रहे हैं एक्सकवेटर आर इनवेरिएबली हाइड आउट अलोंग विद द ऑपरेटर एंड ऑपरेटर आर सप्लाइड ओनली व्हेन एक्सकवेटर इज हाइड आउट, मतलब ये दोनों साथ में ही जाएंगे। दिस इज अ हिंट दैट दिस इज अ कॉम्पोजिट सप्लाई, समझ में आया। एंड व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट? एक्सकवेटर। ये आदमी थोड़ी ना प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, ये तो उसके साथ जाएगा, बट ये हमारा प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, तो दिस इज द वे दे विल गिव यू द हिंट। ठीक है, टैक्सेशन में गलती मत करना। हो गया अभी के लिए। सर आज छोड़ रहे हो जल्दी? नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन बैंक की कुछ चीजें मेरी हो गई है। अब सर क्या सप्लाई का चैप्टर इतना ही पूछा जाता है? नो, इट विल बी टेस्टेड इन आईटीसी ऑल्सो। डेडिकेटेड क्वेश्चन अभी के लिए खत्म होते हैं। ठीक है, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल, एक को छोड़ के। अब सुनो, नेक्स्ट हम किस पे जा रहे हैं। मैं आपको कुछ पॉइंट्स हैं सप्लाई के चैप्टर में विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल रिवीजन, वो एक बार फटाफट फटाफट मैं कवर करना चाहता हूं। चलूं मैं आगे? हाँ, आज की क्लास थोड़ी छोटी रह सकती है बिकॉज आज मुझे भी देखना है ना कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, कैसे सिस्टम बैठ रहा है। कल से पूरा 3 सवा 3 घंटे चलेगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, डोंट वरी। चलो, अब मैं आपको कुछ कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहता हूं जो मुझे स्ट्रेस देना है कि आपके रिवीजन में इसको ध्यान रख लेना। सप्लाई के चैप्टर में ये एक आईटीसी वगैरह के जो क्वेश्चन नंबर 1 रहते हैं ना, उसमें पूछा जाता है फ्यूचर एंड फॉरवर्ड का टैक्सेशन, दैट आर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड जनरली दे विल गिव यू कि इसके अंदर डिलीवरी हो रही है या सेटलमेंट हो रही है। आप सिंपल ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी उन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, देखो डेरिवेटिव अपने आप में सिक्योरिटीज है, डेरिवेटिव अपने आप में एक सिक्योरिटी है, एंड सिक्योरिटी आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, बट उसका जो एक फ्यूचर एंड फॉरवर्ड फॉर्म है उसके अंदर दे विल गिव यू इंफॉर्मेशन वेदर द सेटलमेंट इज हैपनिंग और नॉट। अगर सेटलमेंट हो रही है, डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन कोई भी कमोडिटी नहीं हो रहा, तो वो इस सिक्योरिटी का फॉर्म ही रिटेन करेगा और जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर उसमें एक्चुअल डिलीवरी ऑफ अंडरलाइन कमोडिटी हो रही है, जैसे फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन राइस या एनी अदर कमोडिटी, एंड इफ टुमारो एक्चुअल डिलीवरी इज हैपनिंग बट नॉट अ सेटलमेंट, नाउ देयर इज नो नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द एएफएम वाला। हमने अपने को सिर्फ ये देखना है डिलीवरी हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं अभी डेरिवेटिव का नेचर आपको नहीं समझा रहा। तो डिलीवरी अगर हुआ, सेटलमेंट नहीं हुआ, इसका मतलब सप्लाई हुआ है ना यार, मैंने कमोडिटी डिलीवर करी है, तो वहां पे आप जीएसटी बस लगा देना। ठीक है, सिक्योर डेट देयर इज नेवर जीएसटी, कोई एनालिसिस मत करना पेपर में, सिक्योर डेट पे जीएसटी मत लगाना। इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे एक्सचेंज रेट स्वैप, इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये सब हमारे डेरिवेटिव और उसी के नेचर में जाते हैं, तो यहाँ पे भी जीएसटी नहीं लगाना। रिवीजन के लिए ये ध्यान रख लो, सिक्योर डेट और इंस्ट्रूमेंट्स की कोई भी स्वैप वगैरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, नो जीएसटी बिकॉज दे आर इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव। उनका खुद का अस्तित्व नहीं होता है, वो किसी अंडरलाइंग कमोडिटी या सिक्योरिटी के थ्रू अपना, या इंटरेस्ट रेट के थ्रू अपना वैल्यूएशन डिराइव करते हैं। बट इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई सप्लीमेंट्री चार्जेस है, कोई एंसिलरी चार्जेस है, कोई डॉक्यूमेंटेशन चार्ज है, कोई कन्वीनियंस फी है, सब जगह जीएसटी लगा देना। ठीक है, चल फटाफट से आओ अब आगे। शेड्यूल नंबर 1 में एक बार आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 शेड्यूल है अपने पास, शेड्यूल नंबर 1, शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तो तब भी सप्लाई बनाना पड़ेगा। शेड्यूल नंबर 2 सप्लाई के बारे में नहीं बोलता, वो सिर्फ इतना बोलता है कि कोई चीज गुड्स माननी है या कोई चीज सर्विस माननी है। और शेड्यूल नंबर 3 बोलता है कि ये सप्लाई बन रही होगी लेकिन हमारे अंडर अगर आ गई, नॉट अ सप्लाई। सिंपल। तो कई बार आप लिखते हो सप्लाई एज पर शेड्यूल 2, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज एज पर शेड्यूल 2। ठीक है, इसके अंदर 4 पैराग्राफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 और 2 तो हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। यस, 3 और 4 में 3 टॉक्स अबाउट द प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप,
4 टॉक्स अबाउट द इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट का मैं अभी डायग्राम आपको कराऊंगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे सारे लोग, आई डोंट नो अभी तक दिया या नहीं दिया, अब देना। पैराग्राफ 3 में सिर्फ गुड्स की बात होती है, सिर्फ और सिर्फ गुड्स की। तो अगर मैं एक लाइन लिखूं कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में इफ देयर इज अ केस ऑफ एनी सर्विस, देन 100% मैं ये बोल सकता हूं कि अपने को कंसिडरेशन विल बी रिक्वायर्ड, अपने को कंसिडरेशन विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मेक इट अ सप्लाई, बिकॉज प्रिंसिपल एजेंट के बीच में जो पैराग्राफ नंबर 3 है वो सिर्फ गुड्स की बात करता है। इस चीज को मार्क कर लो बुक में। यस, रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन है इसके अंदर। और डिस्टिंक्ट पर्सन, अब सुनना, डिस्टिंक्ट पर्सन में आपको डाउट्स आते हैं, सिंपल है यार, कुछ नहीं है, इट इज जस्ट 25(4) एंड इट इज अ 25(5) केस। 25(4) में हर एक यूनिट रजिस्टर्ड है, हर एक यूनिट, एंड यू नो दैट इन वन स्टेट आई कैन गो फॉर मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। तो मेरे महाराष्ट्र के अंदर नागपुर और मुंबई में रजिस्ट्रेशन लिया है, वो अपने आप में डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे अंडर 25(4). सो हियर द फोकस इज ऑन द यूनिट्स बीइंग रजिस्टर्ड। स्टेट आई डोंट केयर, एक स्टेट है, मोर देन वन स्टेट है, आई डोंट केयर। 25(5) क्या कहता है, एक स्टेट में आपका एक रजिस्टर्ड यूनिट है और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो वो किसी और स्टेट में है, तो 25(5) में देयर इज 100% इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन स्टेट। सी एग्जांपल देखो, मेरा रजिस्टर्ड हेड ऑफिस है दिल्ली में और मुंबई में एक ब्रांच ऑफिस रजिस्टर्ड है, दोनों रजिस्टर्ड है ना, तो 25(4) इट इज अ डिस्टिंक्ट पर्सन, बिना कंसिडरेशन सप्लाई बन जाएगा। बट इफ इट इज अ रजिस्टर्ड होटल इन दिल्ली एंड लेट्स से अनरजिस्टर्ड लिकर शॉप इन मुंबई, सर मोर देन वन स्टेट हो गया ना, और एक रजिस्टर्ड है ना, 25(5) डिस्टिंक्ट पर्सन 25(5). लखनऊ में फैक्ट्री है और कानपुर में शोरूम है, बट मैंने सिंगल यूपी का रजिस्ट्रेशन लिया, 25(4) नहीं लगा क्योंकि सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है, और 25(5) भी नहीं लगा क्योंकि एक ही तो स्टेट में है। सो इट इज नॉट अ सप्लाई। मोल्ड्स एंड डाइस के ऊपर मैंने एक आईडीटी का शॉर्ट डाल रखा है, प्लीज सारे बच्चे मेरे आईडीटी शॉर्ट का प्लेलिस्ट देख लो, बहुत सारी चीजें कंपाइल हो जाएंगी। परक्विजिट्स और गिफ्ट मैंने एनालाइज करा दिया है। डीसीए में कई बार इशू आता है तो मैं आपको बता देता हूं। देखो व्हाट इज अ डीसीए, डीसीए इज नथिंग, ही इज जस्ट एन एजेंट विद गारंटी ऑफ मनी, ही इज जस्ट एन एजेंट विद अ गारंटी ऑफ मनी। तो दो इश्यूज आते हैं, पहला, विल डीसीए फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 शेड्यूल नंबर 1। दिस इज अ टेक्निकल लैंग्वेज, सिंपल मीनिंग कि प्रिंसिपल और डीसीए के बीच में आपको इनवॉइस टेस्ट लगाना है, यू अप्लाई द सेम इनवॉइस टेस्ट। तो अगर डीसीए आगे इनवॉइस अपने नाम पे इशू कर रहा होगा तो प्रिंसिपल और डीसीए के बीच में क्या लगेगा, इन सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। सो दैट इज सेम, नथिंग डिफरेंट। बट व्हाट अबाउट द इंटरेस्ट दैट द डीसीए चार्जेस, व्हाई डीसीए विल चार्ज, अरे ही इज गिविंग यू द गारंटी ऑफ पेमेंट ना। तो आपका कस्टमर अगर कल को डिफॉल्ट मार गया, नालायक निकला, तो डीसीए उसके थ्रू आपको लोन देगा, मतलब उसको लोन देके आपकी पेमेंट करवा देगा। देखो सिंपल, ये है बाबूराव, हमारे क्लास का एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है, ये है राजू और ये है श्याम। राजू जो है ना उसके पास काफी पैसा है तो वो डीसी है, यहाँ पे एजेंट है। डीसीए मतलब क्या बोला है, एजेंट विद गारंटी ऑफ पेमेंट। बाबूराव ने एक्चुअल ने एक श्याम को सेल किया है थ्रू राजू। कहानी वही है। सवाल नंबर 1, क्या राजू डीसीए इज ही एजेंट अंडर द एम्बिट ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 शेड्यूल नंबर 1? डिपेंड्स ऑन द इनवॉइस टेस्ट। यहां पे आप इनवॉइस टेस्ट लगा देना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कल को अगर इसने डिफॉल्ट कर दिया तो क्या होगा, राजू इसको पेमेंट देगा एज अ लोन और ये पेमेंट श्याम बाबूराव को कर देगा। तो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि यहां पे जो लोन गया है, इस लोन के इंटरेस्ट का क्या करना है भाई, इस लोन के इंटरेस्ट का क्या करना है, वो डिपेंड करेगा दो केस में, वही हम यहां पे डिस्कस कर रहे थे। सी नाउ, इफ डीसीए इज नॉट एन एजेंट अंडर पैराग्राफ नंबर 3, नॉट एन एजेंट मींस व्हाट, इनवॉइस खुद के नाम पे नहीं है, द सेल इज हैपनिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल टू द कस्टमर डायरेक्टली। तो इसके अंदर टोटल 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सप्लायर टू रेसिपिएंट,
Agency service from DCA to both the people and loan service by DCA to the recipient. In this case, the interest is not a part of any valuation. Why? Because the supply is happening from principal to customer and the loan is being given by DCA to the customer. This is a separate supply. This loan is separate. And here you will apply entry number 27, extending loan deposit against which interest or discount is earned is exempt from tax. So this will not form part of any valuation. But if DCA is an agent under paragraph number 3, what is the meaning of this? It means कि जो हमारे केस में यहां पे इनवॉइस टेस्ट पास हुआ तो इनके बीच में भी सप्लाई बनी, इनके बीच में भी सप्लाई बनी। अब मुझे बात बताओ कि इस वाले केस में जो लोन दिया जा रहा है, इस लोन का इंटरेस्ट विल इट बी अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ दिस सप्लाई? Yes, I'm not talking about this supply. No, I'm talking about this supply. Yes, it will be a part of valuation and this has been clarified in 15(2)(d). जो हमने EMI वाला एग्जांपल लिया था वैसा ही समझ लो इसको इंटरेस्ट का। पहले वाले केस में इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन था क्योंकि ये पिक्चर में था ही नहीं ना, इनवॉइस टेस्ट लग ही नहीं रहा था। क्लियर? चलो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एक समरी बता देता हूं। पेपर में कहीं पे भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस आए, सबसे पहले चेक वेदर कंसिडरेशन इज देयर और नॉट। इफ कंसिडरेशन इज देयर, शेड्यूल नंबर 1 को भूल जाना, अप्लाई 7(1)(b) जहां पे लिखा गया है बिजनेस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। 7(1)(b) में लिखा है ऊपर 7 टैक्सेबल अपना मेन सेक्शन में दैट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट आई डोंट केयर। तो इफ आई एम इंपोर्टिंग सर्विस एंड आई एम पेइंग फॉर इट, आई एम पेइंग फॉर इट एंड इट कैन बी फॉर माई होम रिनोवेशन, RCM, get registered and pay tax. But if it is without consideration, then you will apply schedule number 1. In schedule number 1, you will apply paragraph number 4, where another condition is attached that you should be getting this service from your own establishment or related person in the course or furtherance of business. So if this is the case, it is a supply, otherwise not a supply. I'm giving you 30 seconds. Please review this import of service diagram. Very important, can be asked in one of the adjustments. Quickly. Quick. All clear? All okay till this point? Yes, yes. और बच्चे कहाँ है गायब? चलो चलो, बहुत सारे यस आ गए। वेरी गुड, वेरी गुड। अनन्या, वैशाली, स्नेहा, निवेदिता, शिवी, वैशाली, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बताऊंगा वो भी, डोंट वरी। शेड्यूल नंबर 2 में ज्यादा कोई टेंशन नहीं लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। पैराग्राफ नंबर 5 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा बाद में होगी। टेनेंसी राइट्स को पगड़ी सिस्टम बोलते हैं, ध्यान रख लेना, वो हमने डिस्कस कर लिया। इसके ऊपर एक सवाल बना दिया मैंने। दिस इज ओके, दिस इज ओके, yes. Now this is one part that comes in the exam, paragraph number 5e. What is this paragraph number 5e? वही वाली चीज है ना, agreeing to obligation to refrain, obligation to tolerate, obligation to do something. Obligation to refrain we just now covered an example, non-compete. Obligation to tolerate an act, मेरे घर के पास डीजे चलाते रात को, मैंने उनको बोला मैं कंप्लेंट कर दूंगा, उन्होंने बोला वालिम पे साहब पैसे रख लो ना, टॉलरेट कर लो थोड़ा, एग्रीमेंट बना लेते हैं, सप्लाई। ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, एग्जांपल वेस्ट डिस्पोजल बाय अ फैक्ट्री नियर बाय, उन्होंने बोला कि हम एग्री करते हैं दैट वी विल डिस्पोज ऑफ द गार्बेज आफ्टर डिस्पोजल, आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट ओनली। So this is an obligation to do something. Now one important point that I feel ICAI can play, please ensure you know this, this obligation should not be legal.
अगर महाराष्ट्र के लॉ में लिखा है कि आप 11 बजे के बाद डीजे नहीं चला सकते, तो उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में 12 बजे चलाने के लिए अगर वो कोई ऑब्लिगेशन एंटर कर रहा है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ covered here, because that is already his legal obligation to not play DJ after 11. So understand that this is something that he is doing voluntarily. He is doing voluntarily. And two conditions to be mentioned in the exam, that first there should be an agreement. मतलब प्रॉपर हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है, हाँ उसने मुझे पैसे दे दिए तो हम अज्यूम कर लेंगे एग्रीमेंट हुआ है, नो, देयर शुड बी एन एक्सप्रेस और इंप्लाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. एंड सेकंड कंसिडरेशन मस्ट बी देयर, बट आई डोंट थिंक ये बोलने की जरूरत थी क्योंकि ये 7(1)(a) के अंदर एक पैरामीटर होता ही होता है. अब इसके टैक्सेबिलिटी ऑफ फ्यू आइटम्स मैंने आपको दी है. दिस इज कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ योर ICAI स्टडी मटेरियल. प्लीज इसको एज इट इज करके जाना, इसमें से बाहर कोई भी सवाल आपको नहीं आएगा. मैं एक पार्ट डिस्कस करूंगा विच विल इंश्योर कि आपको बाकी चीजें भी क्लियर हो रही है. लिक्विडेटेड डैमेजेस सेम टू सेम चेक डिस्काउंटिंग में लगता है, सेम टू सेम फाइन पेनल्टी में लगता है. मैं आपको बताता हूं वो लाइन क्या है. देखो देखो क्या होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस. मैंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया पूजा के साथ, ठीक है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है लिक्विडेटेड डैमेजेस, मतलब अगर किसी पार्टी ने ब्रीच किया, किसी पार्टी ने अगर ब्रीच किया तो अदर पार्टी, मतलब जिसने ब्रीच किया है, दैट पर्सन विल पे टू द अदर पर्सन एन अमाउंट विच इज नोन एज लिक्विडेटेड डैमेजेस. ठीक है, तो सपोज कल को मैंने कर दिया ब्रीच एंड दैट्स व्हाई आई पेड 1 लाख रुपीज टू पूजा. क्वेश्चन कम्स दैट इज दिस 1 लाख का कंसिडरेशन? क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो सर पैरामीटर लगाओ कि क्या किसी ने कोई सप्लाई दी क्या. कंसिडरेशन कब बनता है? जब सप्लाई होती है. नाउ टेल मी वन थिंग, यहां पे जो 1 लाख रुपीज का लिक्विडेटेड डैमेजेस गया है मेरे साइड से टू पूजा, डिड पूजा अर्न दिस अमाउंट और रिसीव द अमाउंट? Why did me and Pooja enter into the contract? We entered because we wanted to execute the contract. Pooja didn't want to earn that 1 lakh from me. पूजा इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आई थी कि सर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करेंगे और मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगी. It was just to ensure that no one breaches. It is to discourage the breach of the contract. Yes or no? लाइन क्या है हमारे पैराग्राफ नंबर 5E के अंदर? What is the line? That if you charge something to tolerate, then it is applicable under GST. But here everyone pay attention. Still clear attention here. यहां पे लाइन क्या लिखनी है? This is not to tolerate. But this is to not tolerate. ये क्या बोल रहे हो सर? दोबारा बोलता हूं, सुनो. This amount is not for Pooja to tolerate the breach, but this was to not tolerate the breach. So this is not a service, this is not a consideration. This is the golden line I have mentioned, marked here. See, this cannot be said to be consideration for tolerating, but this is for not tolerating. Hence, it is a mere flow of money. Yes. इसके कुछ और एग्जांपल्स भी है. forfeiture of earnest money by government if a successful bidder fails to execute the contract, और forfeiture of earnest money बयाना जो बोलते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट में या प्रॉपर्टी में, तो दैट इज ऑल्सो हियर. पेनल चार्जेस अमेंडमेंट आया था, क्लैरिफाई करा गया कि ये पेनल चार्जेस का जो नाम दिया जा रहा है ना आज केस में, ये बैंक्स और एनबीएफसी को बोला गया है कि आप पेनल इंटरेस्ट नहीं लगाओगे, आप पेनल चार्जेस लगाओगे. But penal charges are again to discourage the breach of contract. It is not to earn it. It is in the same nature of liquidated damages. पेपर में इसके ऊपर आप जीएसटी नहीं लगाओगे. बचे हुए यू कैन रीड. ये एक बार आपका बेस बन गया तो डायरेक्टर्स के केस में प्लीज ध्यान रखना, अगर पेपर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया, सी डायरेक्टर का कैसा एनालिसिस करना है आपको. डायरेक्टर हो सकता है एम्प्लॉई है, हो सकता है एम्प्लॉय नहीं है. अगर वो एम्प्लॉय बन जाएगा तो उसकी सर्विसेज शेड्यूल नंबर 3 में बाहर हो जाएंगी, और अगर वो एम्प्लॉय नहीं है
तो फिर वो कंसल्टेंसी चार्ज करेगा। कंसल्टेंसी फीस के ऊपर आरसीएम लग जाता है, प्रोवाइडेड ऑल द सर्विसेज आर इन ऑफिशियल कैपेसिटी। पर्सनल कैपेसिटी में कुछ दे रहा है तो एफसीएम लगेगा। बस पेपर में ध्यान रखना, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में आया तो दे विल नॉट स्टेट इट एक्सप्लिसिटली वेदर ही इज एन एम्प्लॉय और नॉट, बिकॉज आईडी इज नेवर एन एम्प्लॉय बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस बाय क्राइटेरिया अंडर सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 कंपनीज एक्ट 2013। One question to all of you, please answer quickly. Amazon एक इंजीनियर हायर कर रहा था, ठीक है, इसका नाम था सौरभ। अभी बीच में पकड़ा गया ना कोई सौरभ है, क्या नाम है मुझे याद नहीं, 6 जगह काम कर रहा था। तो अमेजोन उसको सौरभ को हायर कर रहा था। हायरिंग के टाइम उसने बोला सौरभ हम आपको अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी वी विल पे यू 1 लाख यूएसडी सेपरेटली so that you do not join Meta. My question to you is $1 lakh is it applicable under GST? बताओ क्या इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, हाँ या ना? बोलो जीएसटी लगेगा हाँ या ना? करेक्ट, जीएसटी इज एप्लीकेबल। दिस इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, उसके लिए तो उसको सैलरी मिल रही है, ये अलग से दिया जा रहा है। टू रिफ्रेन फ्रॉम ज्वाइनिंग समवेयर इट इज अ पार्ट ऑफ सर्विस, पैराग्राफ नंबर 5E शेड्यूल नंबर 2। स्नेहा सिंपल क्वेश्चन, if I tell my employee that I will pay you something apart from the salary to do not join my competing company, is it liable under GST? Answer is yes. Okay. अच्छा एक ये सर्कुलर है, जस्ट आपको पॉइंट्स बताते हुए जा रहा हूं कि कहाँ पेपर में या फिर घर पे आपके पॉइंट्स छूट सकते हैं। ये सर्कुलर में हमें ऑलरेडी पता है हम क्या डिस्कस करते हैं कि डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में अगर कोई कन्वेंस वगैरह जा रहा है and that conveyance is for carrying the goods passenger or for repair maintenance, then इस ट्रांसफर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता सर। लेकिन जीएसटी की बात आई कहां से? क्योंकि डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में विदाउट कंसिडरेशन भी शेड्यूल नंबर 1 में इट बिकम्स अ सप्लाई, वहां से आई। तो क्लैरिफाई करा गया इंटरस्टेट मूवमेंट के नाम से। बट क्वेरी आता है सर व्हाट अबाउट इंट्रास्टेट, क्योंकि शेड्यूल नंबर 1 में ऐसा तो नहीं बोला है कि इंटरस्टेट हो तो ही हम शेड्यूल नंबर 1 लगाएंगे, शेड्यूल नंबर उसके अंदर इंट्रा भी हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इंटर में भी लग रहा है और ये इंट्रा में भी हम लगाते हैं रियल लाइफ में, क्योंकि द रीजनिंग फॉर टैक्सेशन इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटर इंट्रा। तो सेम सर्कुलर इंट्रा में भी लग जाता है। पेपर में अगर कल को इंट्रा आया तो आप यही सर्कुलर लगाओगे कि इसके ट्रांसफर के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड ये दोनों काम हो रहे हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक। हाँ, अगर ये कल को डिस्टिंक्ट पर्सन के पास जाके आगे सेल होने वाला है तो ये वाले सप्लाई को भी, इस वाले मूवमेंट को भी हम सप्लाई बना देंगे। मैंने यहाँ पे दिया है वैसे नोट, ये हो सकता है समझना है। कॉम्पोजिट मिक्स एकदम क्लियर है तुम्हें? चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं आपको ना क्या कर रहा हूं, ये मैं पीडीएफ आपको पहले नहीं दूंगा, ये क्लास के बाद ही दूंगा। मैंने आप एक 9 सवाल बना के रखे आप बच्चों के लिए, इसमें से कुछ अमेंडमेंट्स के लिए मैंने नए सवाल बनाए एज आई प्रोमिस्ड यू ऑन वेरियस पीपल ऑन कॉल। ठीक है कि मैं आपको नए सवाल भी दूंगा। मैं इसको धीरे धीरे नीचे करता हुआ जाऊंगा, आपको अपने नोटबुक में इसको आंसर करके रखना है। क्लियर? शुड वी स्टार्ट? और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ आंसर राइटिंग और उसके रिस्पेक्ट में चीजें, एंड आई विल टेक योर जनरल क्वेश्चंस। फिर कल से अपना और फ्लो बन जाएगा, चैप्टर 2 और 3 हम कल टारगेट करेंगे। चल रेडी गाइस? चल स्टार्ट, क्विक क्विक क्विक। मेरी स्पीड से ही चलना है आपको। चलो
प्लीज डू 5 and 6. सिक्स एंड सेवन प्लीज डू. एंड थोड़ा सा चेक करना कि आपके सही जवाब आने चाहिए. कंसिडर दिस एज योर फाइनल टेस्ट यू आर अटेम्प्टिंग. डू सेवंथ एंड एट. Okay, do 8 and 9 please. These are the recent amendments. Everyone please confirm once done. ओके, कैन आई डिस्कस द आंसर्स? मैं नहीं दूंगा ये पीडीएफ आपको, पहले आपको क्लास में ही करना है, और ये पीडीएफ डेली आफ्टर द क्लास आई विल अपलोड इट ऑन द ड्राइव फॉर योर ओन रिवीजन. मेहनत तो करनी है आपको मेरे साथ. चलो वैशाली ओके, एवरीवन एल्स प्लीज कंफर्म डन. कैन आई स्टार्ट द डिस्कशन? डन 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 डन. ओहो स्नेहा, अमेंडमेंट वीडियो तो देखना है ना. हाँ गुरमन, अमेंडमेंट्स नहीं हुआ है क्या? चलो कोई बात नहीं, अपन करेंगे डिस्कस अमेंडमेंट्स, डोंट वरी. ओके सुनो मेरी बात. अमेंडमेंट्स जब भी पेपर में टेस्ट होएगा ना, इट विल बी वेरी प्लेन वनीला फॉर्म. आई टोल्ड दिस इन द यस्टरडे जूम आल्सो. अमेंडमेंट्स का हमेशा टेस्टिंग बहुत सिंपल रहेगा, तो और पक्का आता ही आता है. मतलब 5 से 10 नंबर आप लेके चलो अमेंडमेंट्स बड़ी प्यार से. सो प्लीज अमेंडमेंट्स छोड़ के मत जाना, आ जाओ. वालिम में ट्रेडर, कोई बात नहीं. वालिम में ट्रेडर हैज 2 units in Delhi under single registration. Transfer of stock free of cost by 1 unit to another is a supply. True or false? Let's analyze. दिल्ली के अंदर सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है, तो क्या मेरे 2 रजिस्टर्ड यूनिट्स हैं? आंसर इज नो. 25/4 इसके अंदर नहीं लग रहा.
और क्या मोर देन वन स्टेट इन्वॉल्व है? नहीं सर, तो 25 भी नहीं लग रहा। डिस्टिंक्ट पर्सन बना? नहीं। यहां पे क्या लिखा है? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब फ्री ऑफ कॉस्ट का केस रहेगा शेड्यूल नंबर 1 में, डिस्टिंक्ट पर्सन अगर नहीं बना तो क्या वो सप्लाई माना जाएगा? आंसर इज नो, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। और पेपर में अगर यहां पे उन्होंने क्या दिया, इससे थोड़ा सा बच्चा एक्साइट हो जाएगा कि हाँ सर याद आ गया, हाँ याद आ गया कि सिंगल रजिस्ट्रेशन में सर ने बताया था वो सप्लाई नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अमाउंट चार्ज करूं तो क्या होगा सर? व्हाट इफ आई चार्ज सम अमाउंट फॉर ईयर? इफ देयर इज अ कंसिडरेशन, then in that case it is a normal supply. Why? Then in that case I won't go to schedule number 1 ना, then तो पैरामीटर ऑफ सप्लाई पूरे हो जाएंगे। आगे, who amongst the following cannot be agriculturist? ये हम हॉट्स के अंदर भी उठाते हैं, ये May 25 में भी आया था। एग्रीकल्चरिस्ट में कौन आ सकता है? इंडिविजुअल या फिर HUF। तो एग्रीकल्चरिस्ट नो एंड नो, C एंड D आपका आंसर बनेगा। अच्छा ये बताओ, हाउ मेनी नॉन टैक्सेबल सप्लाईज अंडर जीएसटी? पहली बात तो सुन लो, आज के जीएसटी में हमारे पास सिर्फ गुड्स है जो कि नॉन टैक्सेबल है, और वो भी 3 कैटेगरीज। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, एंड द रेक्टिफाइड स्पिरिट जो मैंने अमेंडमेंट्स में आपको कराया था, अनडीनेचर्ड ENA, undenatured ENA, extra neutral alcohol, which is for use of making alcoholic liquor for human consumption। इंडस्ट्रियल वाला नहीं, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि जब आउटपुट जीएसटी से बाहर है तो उसका इनपुट भी जीएसटी से बाहर किया इन्होंने, वो पार पे लेके आए, उसी के पीछे वो अमेंडमेंट का रीजन था। तो देयर आर 3 सप्लाईज। इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी लोकल अथॉरिटी? 269 नो, नो, क्लियरली क्लैरिफाइड अमेंडमेंट्स में कराया है, नो। अब इसका रेफरेंस कहां आ सकता है? अभी एग्जामिनेशन चैप्टर में कहीं लोकल अथॉरिटी वर्ड आ रहा है तो वो लोकल अथॉरिटी की जगह आपको डीडीए वर्ड लिख के देंगे, ऐसी चीजें लिंक होती है। नोनी, अच्छा नाम हम थोड़े से मजेदार लेंगे एकदम, तो ज्यादा हेवी नहीं करना चीजों को। नोनी टूक आईडीटी प्रैक्टिस बैच फ्रॉम मलिम्बे, कंसिडरेशन वाज 3000 बट अमाउंट वाज पेड बाय नोनीज फ्रेंड मोनू। अब यहां पे आपको थोड़ा सा अजम्पशन लगाना पड़ेगा कि मोनू ने टेम्पररीली पे किया होगा। व्हाई विल समवन पे फॉर समवन एल्स अमाउंट? ऐसे थोड़े अजम्पशंस आपको पेपर में लगाने पड़ेंगे। हु इज द रेसिपिएंट ऑफ सच टीचिंग सर्विस? सर रेसिपिएंट का एनालिसिस ढंग से आपको पेपर में याद रखना पड़ेगा। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व है तो सी हु इज लाइबल टू पे द कंसिडरेशन, लाइबल वॉज नोनी ओनली। Reasonable assumption that Monu will get back the amount from Noni, and if consideration is not there then you see who has received the goods or services. But sir ये recipient understand करना जरूरी क्यों है? प्लेस ऑफ सप्लाई में सेक्शन नंबर 1213 लगाओगे। सबसे पहले क्या चेक करते हैं? सप्लायर एंड रेसिपिएंट दोनों इंडिया में है या दोनों में से कोई एक बाहर है? और रेसिपिएंट अगर तुम नहीं समझ पाए तो उसका लोकेशन कैसे चेक करोगे? लोकेशन के ऊपर नहीं आएगा सवाल मोस्टली, लेकिन ये पता होना चाहिए कि रेसिपिएंट का मतलब क्या होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 94। ठीक है, गुड, नोनी आंसर आ रहा है, गुड। वालिम्बेस कार ऑल्टो, मेरे पास ऑल्टो थी, बेचारी का एक्सीडेंट हो गया, टचवुड कभी हो ना, बट मेरी छोटी सी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। ही फाइल्ड अ क्लेम, मतलब मैंने क्लेम फाइल किया अपने आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से द कंपनी डिडक्टेड 35,000 एज वैल्यू ऑफ सैल्वेज फ्रॉम द क्लेम अमाउंट। तो एग्जांपल के तौर पे 1 लाख रुपए का क्लेम बन रहा था, 35,000 उन्होंने माइनस कर दिया और बोला भाई 65 रख लो, विच वॉज फाइनली डिसबर्स्ड। इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी। क्या इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी लायबिलिटी आने वाली है इसके अंदर जीएसटी के ऊपर, सैल्वेज के ऊपर, या कोई डिसबर्स्ड अमाउंट के ऊपर? वैशाली लिख रही है बी, नो, नो, आंसर विल बी डी। Insurer is not liable. Insurer is not liable to pay GST on the same. Why?
जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, मैथमेटिकली नहीं लर्न करना है। कंपनी ने बोला मैं 35,000 कट कर रही हूं, क्यों? क्योंकि वो सैल्वेज आप अपने पास ही रखो, इसको बाहर में बेच देना, आप अलग से बेचना। तो इंश्योरेंस ने वो सैल्वेज खरीदा ही नहीं ना। सैल्वेज खरीदता और उसको आगे सप्लाई करता तो जीएसटी की लायबिलिटी आ सकती थी। अगर वो बोलती कंपनी कह रही है हम आपको 1 लाख रुपए पे करेंगे, इसका मतलब इट इज पेइंग फॉर द सैल्वेज ऑल्सो, एंड दैट ब्रेकेज और दैट सैल्वेज ऑल्टो जैसी भी पड़ी हुई है वो मुझे इंश्योरेंस कंपनी को देनी पड़ेगी, क्योंकि उसका पैसा दे रही है, वो डिडक्टिबल माइनस नहीं कर रही। दिस वॉज द लास्ट अटेम्प्ट अमेंडमेंट मे 25 के लिए। तो मैथमेटिकली मत लर्न करो, समझो कि काट रहे तो क्यों काट रहे, इसलिए काट रहे क्योंकि मेरे पास ही अल्टो रहेगी तो इसका मैं बाहर बेच के कमाऊंगा, तो कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं है। ठीक। Select the correct alternative with respect to the nature of supply and liability to discharge the GST with respect to the priority sector lender certificate. Now this PSLC क्या होता है? बैंक्स को बोला गया है कि फॉर एग्जांपल आप 100 रुपीज के लोन एग्रीकल्चर में दो, आईसीआईसीआई ने लेट्स से एचडीएफसी ने 150 के लोन्स दिए और आईसीआईसीआई ने 90 के दिए, तो आईसीआईसीआई ने 10 रुपए का कम दिया, एचडीएफसी ने 50 का ज्यादा दिया। तो गवर्नमेंट कह रही है ठीक है ना यार, टोटल तो तुम्हारा ज्यादा ही है ना, एक काम करो तुम इसको सेल कर सकते हो लेंडर सर्टिफिकेट, तो इसका 10 माइनस हो जाएगा, इसका प्लस 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। मेरा सवाल है इस सेल के ऊपर ये जो सर्टिफिकेट है इसका टैक्सेबिलिटी कैसे रहेगी? क्लैरिफाई करा गया कि दीज आर नॉट सिक्योरिटीज, इन सर्टिफिकेट्स को बोला गया कि दीज आर एब्सोल्युटली नॉट अ सिक्योरिटी, ये गुड्स है। स्पेसिफाई करा गया कि इनका ई कुबेर पोर्टल होता है आरबीआई का, वहां पे इसका जो सप्लाई होएगा उसको आप हमेशा इंटर ही मानोगे, आईजीएसटी में ही लेके जाओगे, एंड प्लस आरसीएम लगेगा। किसने बोला मुझे डी क्यों नहीं आ रहा आंसर? कई जनों का ही आ रहा है, सिर्फ सी क्यों लिख रहे बच्चे? नो प्रशांत, सी नहीं, इंट्रा नहीं, इंटर बनेगा, स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जिसमें हो गए बच्चे ग्रुप ब्लैंक, क्योंकि अमेंडमेंट्स तो नहीं करी अभी, कोई बात नहीं, आपको करा देते अमेंडमेंट्स, पहले रीड करते हैं। XYZ इंश्योर्स इट्स फैक्ट्री प्रीमाइसेस फॉर 10 CR, द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम इज 20 लाख रुपीज। ठीक, टू स्प्रेड द रिस्क द इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड अंडर को इंश्योरेंस एग्रीमेंट। देखो को इंश्योरेंस क्या होता है? दो भाई मतलब दो कंपनी मिलके इंश्योरेंस देंगी किसी एक कंपनी को, क्यों? तो उनकी मर्जी, ज्वाइंटली देना चाहती है, लेकिन जो डीलिंग करेगा ना उसमें से एक लीड। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आप हम सारे दोस्त, आप मेरे दोस्त हो ना, मेरे फैमिली जैसे हो, तो हम सारे अगर बैच के बाद घूमने जाते हैं तो हम 10 जने घूमने जाएंगे, लेकिन टिकट बुकिंग्स वगैरह मैंने कहा मैं कर लेता हूँ सारा हैंडल, और मैं आपसे बाद में पैसे ले लूंगा, स्प्लिट वाइज पे डाल देंगे, है ना, और वो मुझे आप पेमेंट कर देना बाद में। ऐसा यहां पे हो रहा है। तो इसमें फॉर एग्जांपल एक जो है दैट इज अ लीड इंश्योरर, इस प्रीमियम वॉट एवर दिस प्रीमियम वॉज 20 लाख का प्रीमियम कंपनी ने इसको पे किया कि भाई तुम आपस में बांट लेना। ठीक है, तो ये वाले जो बचा हुआ को इंश्योरर है इसने कहा ठीक है, आप जो 20 लाख आएगा ना, तो 20 लाख में से जो भी मेरा शेयर रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज 50-50 60-40, तो यहाँ पे वो कह रहा है 40% रिस्क मेरी, तो 40% प्रीमियम भी मेरा ना भाई, 20 लाख का 40% तुम मुझे पे करो। तो एबीसी कलेक्ट्स द एंटायर प्रीमियम and pays the GST at 18% on the full premium and thereafter transfers the 40% to this DEF, दूसरी कंपनी को, कि भाई तेरा 40% का रिस्क है तो उसका 40% मतलब 20 लाख का 40% इज 8 लाख, वो भी तू रख, रिप्रेजेंटिंग DEF शेयर ऑफ द रिस्क एंड प्रीमियम। सवाल ये उठता है कि क्या इस 4 लाख के ऊपर ये जो ट्रांसफर हुआ क्या कोई जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। व्हाई? अरे 20 लाख पे लग तो गया ना जीएसटी। सो इफ द एंटायर जीएसटी इज पेड ऑन 20 लाख, दिस इज अ mere activity of apportionment, and apportionment is just a distribution, it is not a supplier.
20 lakh was the supply where we are giving insurance service and charging a premium. बट ये तो इंटरनली पैसा बांटा है, हम मिलके ऑडिट करते हैं, मैं प्रशांत और अनन्या मिलके एक ऑडिट करते हैं, 3 लाख रुपीज की ऑडिट फी चार्ज करते हैं। मैंने प्रशांत और अनन्या को बोला कि भाई तुम दोनों अभी ठीक है, आई विल बी द फेस ऑफ द एवरीथिंग, मैं चार्ज करूंगा पूरा अमाउंट हमारी फीस का, और उसके बाद 1 लाख रुपीज आई विल गिव टू बोथ ऑफ यू। तो जब मैं अनन्या और प्रशांत को कुछ पैसा दूंगा, वो थोड़ी ना दोबारा जीएसटी है, अनन्या एंड प्रशांत और मैंने मिलके सप्लाई दी थी, तो ऑन दैट 3,18% आई विल पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट। If that happens, whatever apportionment will happen, that will not be a part of GST. So the total GST applicable here will be 20 lakh का 18%, that is 3,60,000. करेक्ट वैशाली, समझे? ऐसा ही सवाल कुछ घुमा फिरा के डालेंगे वो पेपर में, बट इस बार आप सिर्फ अमेंडमेंट नहीं पढ़ रहे हो, आप अमेंडमेंट के ऊपर सवाल कर रहे हो, और जितने अमेंडमेंट्स होंगे मैं ऐसे नए सवाल आपको दूंगा इस बैच में, ठीक है? चलो अब इस पे आते हैं। एबीसी इंश्योरेंस इशूज अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी टू इट्स क्लाइंट and decides to reinsure a part of the risk with XYZ. सर रीइंश्योरेंस क्या फर्क है बताता हूं, रुको। ग्रॉस रीइंश्योरेंस प्रीमियम पेबल बाय एबीसी टू XYZ is 5 lakh. Ceding commission, that is reinsurance commission agreed is 1 lakh. ABC pays 4 lakh. सर दिमाग आउट, सुनो पहले डिफरेंस समझो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन को इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस में मिलके टीम बना के ओरिजिनली ही हम साथ में इंश्योरेंस देते हैं। री इंश्योरेंस में पहले मैं अकेला ही था पिक्चर में, एबीसी वॉज अलोन इन द पिक्चर, एंड बाद में उसको लगा यार थोड़ी ना रिस्क ज्यादा हो गई है, थोड़ा सा डर लग रहा है, ज्यादा हवाबाजी नहीं करते, किसी और को इन्वॉल्व करते पिक्चर में, तो उसने री इंश्योरेंस आगे दे दिया। इट सीडेड, वर्ड यूज्ड इज इट सीडेड अ पार्ट ऑफ इट्स रिस्क टू XYZ री इंश्योरेंस। दैट इज द मियर डिफरेंस। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, एबीसी कंपनी है और XYZ है। एबीसी ने पूछा XYZ को कि भाई लेगा क्या रिस्क मेरे से, लेगा क्या मेरे से रिस्क, मैं प्रीमियम भी तो दूंगा। XYZ ने कहा ठीक है यार, वी हैव द रिस्क एपेटाइट राइट नाउ, आई विल टेक। तो एबीसी उसको पैसे देने ही चला था, कितना? 5 लाख। ₹5 लाख एबीसी XYZ को देने चला था, क्यों? बिकॉज XYZ इज गिविंग द सर्विस ऑफ इंश्योरेंस ना, वो रिस्क भी तो ले रहा है। बट एबीसी जब ₹5 लाख देने वाला था ना, उसने हाथ रोक लिया, उसने हाथ रोक लिया। उसने कहा XYZ सुनना, मैं जो यहाँ पे अपने क्लाइंट, जिस भी क्लाइंट का मैं ओरिजिनल आई वॉज देयर इन द पिक्चर, उसने मुझे प्रीमियम पे किया होगा, वॉट एवर इट इज, लेट से 10 लाख एंड 50% आई एम ट्रांसफरिंग। तो इसका बिजनेस अक्वायर करने के लिए, सॉलिसिट करने के लिए एडमिन के खर्चे थे, बहुत सारा खर्चा हुआ है यार। लेट्स से दैट वाज 2 लाख रुपीज ऑफ एक्सपेंस, तो उसका भी तो 50% स्पेंड करना चाहिए था ना तेरे को यार। तू तो सिर्फ मलाई लेके जा रहा है, नारियल खाली तूने मेरे हाथ में छोड़ दिया, उसका खर्चा मैं बियर करूं। तो XYZ ने बोला ठीक है ना, तू काट ले उसमें से सीडिंग कमीशन, which is known as reinsurance commission. It is nothing, it is administrative expense, soliciting expense. तो ABC ने कहा ठीक है, मैं उसका भी 50% कट करूंगा। नेट 4 लाख की पेमेंट होगी। नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीवन ऑफ यू इज, पैराग्राफ नंबर 10 of schedule number 3 which has been recently added deals with what? Does it deal with this 1 lakh, 5 lakh, 4 lakh? क्या बोलता है वो? जीएसटी कितने पे लगेगा बताइए? XYZ reinsurance has to pay GST on what amount, because it is supplying the service of reinsurance. Tell me guys, will it apply GST on 4 lakh or 5 lakh? Prashant says 4 lakh. Everyone, I want your answers. It will charge GST on 5 lakh or 4 lakh?
कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर्स. आंसर इज 5 lakh. Answer is 5 lakh. Guys, tell me one thing. XYZ ने ग्रॉस कितना कमाया? 5 लाख. तो सर उस शेड्यूल नंबर 3 में पैराग्राफ नंबर 10 किसके लिए था? बेटा जी वो इसके लिए था. उन्होंने बोला कि ये सीडिंग कमीशन, अगर वो पैराग्राफ नंबर 10 कुछ नहीं बोलता तो माना जाता दिस इज अ सप्लायर, दिस इज अ रेसिपिएंट एंड दिस इज द अर्निंग. बट इसको बोल दिया नॉट अ सप्लाई. तो शुड एबीसी चार्ज जीएसटी ऑन सीडिंग कमीशन ऑफ 1 lakh retained by it? No. Paragraph number 10. I will show you. Now, please, giving you 1 minute everyone. ये मैंने इसके ऊपर सवाल नहीं बनाया क्योंकि आईसीए ने दिया नहीं आपके मटेरियल में अमेंडमेंट्स के. बट 9 और 10 प्लीज रीड वंस एंड कंफर्म कि अब मजे से समझ आया तुम्हें पैराग्राफ 9 और 10. कंफर्म क्विकली. करेक्ट स्नेहा. एवरीवन मजे से क्लियर हुआ है तुम्हें? Nivanshu, it is on this particular part only. Just try to give it one more read on your own, Nivanshu. You will पक्का understand अगर आपको ये amendment समझ आया तो. This amendment, Nivanshu, basically says that seeding commission is not a supply. Seeding commission which the insurer is cutting from reinsurer, Nivanshu. But whatever reinsurer is earning on gross basis, that is taxable. उसके ऊपर बात ही नहीं हो रही. मेरे साइड से मैंने ये सप्लाई का रिवीजन आपके लिए प्लान किया फॉर द प्रैक्टिस बैच. नाउ टेल मी वेरी ऑनेस्टली, हाउ आर यू फीलिंग फॉर द चैप्टर ऑफ सप्लाई? आर यू फीलिंग कि एक ग्रिप बन गई है? क्योंकि ऑब्वियसली मैं 1-1.5 घंटे में अगर एक चैप्टर करा रहा हूं तो मैं रेगुलर बैच की तरह नहीं करा रहा. बट अगर आपने खुद पढ़ा है और ये बैच लिया और बाद में एक बार मेरा रिवीजन लेक्चर आप देख लिया तो आपको चैप्टर पूरा 100% कॉन्फिडेंस आएगा. अभी मैं छोड़ नहीं रहा, 10 मिनट और बात करनी है मुझे. कल अपन दो चैप्टर टारगेट करेंगे. कल से अपनी स्पीड बढ़ जाएगी. आज पहला ही दिन था, थोड़ी सी चीजें थी इसीलिए मेरे दिमाग में. यस, कल से स्पीड बढ़ जाएगी, प्लीज डोंट वरी. हाँ यस हनी, थोड़ा सा बस रिक्वेस्ट करूंगा, फीडबैक टच में रहना मेरे. मैं रीजन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आपका फेस नहीं दिखता है, रोज बात नहीं होती है फेस टू फेस. तो मुझे ऐसा एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि वॉट एवर वी आर डूइंग स्टूडेंट तक अच्छे से जा रहा है. इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बस टच में रहो मेरे. अब पढ़ना तो है ही ना, वो तो आपको रिवाइज करना है. ठीक है ठीक है सतीश, ओके ओके. अब मेरी बात ध्यान से सुनो. आपका आईडीटी का जस्ट एक कोर्स का मैं एक व्यू दे रहा हूं आपको. इट विल गिव यू सम क्लैरिटी. यस कुशल, मैंने ओरिजिनली कंसेप्ट्स का नहीं प्लान किया था टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं कुछ कंसेप्ट्स भी उठाऊंगा. मैंने फोन पे भी बोला था बहुत बच्चों को जिन्होंने बात करी थी कि मैं नहीं कराऊंगा इतना. बट मुझे लगा कि यार वो है कुछ पॉइंट्स जहां पे मुझे स्ट्रेस देना चाहिए, तो आई विल गिव इन द प्रैक्टिस बैच. यस थैंक यू अविनाश. अब सुनो, मैं आपको कोर्स का आइडिया देता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल 70+ लाना बहुत इजी है और बहुत जरूरी है. क्यों? डीटी में थोड़ा वॉल्यूम का प्रॉब्लम आएगा, आईबीएस का तो पूछो ही मत.
ग्रुप 1 में ऑडिट का इशू जनरली आ सकता है। तो एक FRAFM ठीक है स्कोरिंग है, लेकिन IDT बहुत आसानी से आपका 70+ लेके आपका स्कोर उठाएगा। चाहे फिर आप रैंक एम कर रहे हो, चाहे आप एग्रीगेट एम कर रहे हो, IDT इज वेरी इजी फॉर दैट। आपके 4 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल नंबर 1 के जो 6 चैप्टर है और मॉड्यूल नंबर 2 में टिल ITC, ये आराम से 30 मार्क्स तक आपका लेके जाएंगे। 14 तो डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 1। बचे हुए जो मॉड्यूल 2 के चैप्टर्स है ना, वो बहुत छोटे छोटे हैं। रजिस्ट्रेशन इतना बड़ा नहीं है, वो प्रोसीजरल है। TDS TCS उसमें से पक्का एक आध सवाल आपको एग्जॉस्टिव मिलेगा, तो वो 5-6 नंबर और ऐड कर सकते हो। मॉड्यूल 3 ये बोरिंग बहुत लगता है दिस इज, लेकिन वेरी वेरी स्कोरिंग, बिकॉज यहां से डायरेक्ट सवाल आएंगे। पेनल्टीज, अपील्स, एडवांस रूलिंग, रिफंड, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, वो सब आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। दीज आर वेरी स्कोरिंग। ये एक बार ना करने की देर होती है। रिवीजन लेक्चर्स इसके ऊपर अवेलेबल है, और इस बार अपील्स में काफी सारी अमेंडमेंट है। प्री डिपॉजिट तो पक्का आएगा सवाल में, मुझे ऐसा लगता है 99% वो आएगा पेपर में। मॉड्यूल 4 इज ऑल अबाउट रिपीटेटिव क्वेश्चंस। हार्डली एक आध सवाल आपको नया मिलेगा। इसके लिए कस्टम्स का मेरा मैराथन अवेलेबल है, इंक्लूडिंग द FTP। 3-4 घंटे का, 4-4.5 घंटे का होगा, उसको प्लीज देखना, कस्टम्स को छोड़ना मत। कस्टम्स आपके 20 नंबर अच्छे से बनाएगा। यू कैन इजीली टारगेट 15+ इन कस्टम्स। तो टोटल 70+ आप बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हो। स्टार्ट कैसे करना है सर? यही स्टार्ट करना पहले पढ़ते वक्त, उसके बाद बचे हुए मॉड्यूल 2, उसके बाद मॉड्यूल 3 और लास्ट में कस्टम्स। ऐसा ही चलना है, बीच में कस्टम्स मत डालो, कस्टम्स लास्ट में रखना। कस्टम्स में भी अपने आप पे पैटर्न होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो तो मैं आज की क्लास यहां क्लोज कर रहा हूं। कल आपको करके आना है चैप्टर ऑफ चार्ज, मैं भी डाल दूंगा ग्रुप पे फिर से। चैप्टर ऑफ चार्ज, RCM, ठीक है, वो सब करके आना, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। नहीं वैशाली, MCQs डिफिकल्ट नहीं होते। मैं MCQs का कंपाइलेशन के ऊपर काम कर रहा हूं, वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा आपको। इट्स वेरी सिंपल, ऑल दैट मैटर्स इज आपके कंसेप्ट्स। छोटी छोटी चीजें होती है। एक केस सिनेरियो तो आपका ITC के सवाल जैसा ही बनता है, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 रहता है 14 मार्कर का, वैसा ही। डोंट वरी, MCQs आपके हो जाएंगे। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखो बस। चलो तो अपन मिलते हैं कल शाम को 6 बजे। यस, कल प्रॉपर 9 बजे तक चलेगा। सो टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय। चलो बाय बाय बोलो फटाफट, छोड़ के नहीं जाना इसे। हाँ बाय बाय बाय। कल का भी यूट्यूब पे एक दिन रखेंगे हम, कल का एक और यूट्यूब पे रखेंगे क्लास। अब मैं एडवांस में नहीं देना चाह रहा वो वाला PDF, बिकॉज यू कैन एक बार क्लास में आप सॉल्व करो ना, आप आंसर देख लोगे। फिर क्लास में सॉल्व करो, मैं अभी अपलोड कर दूंगा इसको 10 मिनट में, और लास्ट में जाके प्रिंट लेना PDF का। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।